तो पहले हम करने वाले हैं सिस्टमिक और डीप माइकोसिस को, ठीक है। इस पे अलग नोट आ जाता है। सिस्टमिक माइकोसिस को हम सिस्टमिक माइकोसिस, डीप माइकोसिस और एंडेमिक माइकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा, माइकोसिस मतलब फंगल इन्फेक्शन। तो बेसिकली सिस्टमिक, डीप और एंडेमिक माइकोसिस पे अलग से नोट आ जाता है अगर तुम PYQ चेक करो। तो मैं दिखा भी देती हूँ, ठीक है। ये देखो, सिस्टमिक माइकोसिस पे नोट आ रखा है, ठीक है। डीप माइकोसिस भी बोलते हैं इसको, इस पे नोट आ रखा है सच। तो डायरेक्ट तुम्हारा नोट आता है इस पे। तो देखते हैं सिस्टमिक माइकोसिस को। तो बेसिकली हमारी सिस्टमिक माइकोसिस में सबसे पहले आती है सिस्टमिक कैंडिडियासिस। तो कैंडिडियासिस तो तुम्हारा ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस में भी आएगा और सिस्टमिक माइकोसिस में भी आएगा। तो कैंडिडियासिस जो है मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। बेसिकली कैंडिडा की बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, बट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कैंडिडा एल्बिकन्स, जो हमने पढ़नी है। तो कैंडिडा एल्बिकन्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमारी कैंडिडा एल्बिकन की पैथोजेनेसिस क्या है। मोस्टली ये HIV इन्फेक्टेड पीपल को इन्फेक्ट करती है, बट ये नॉन HIV को भी इन्फेक्ट कर सकती है अगर उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से कैंडिडा होती है। या तो उसकी एजिस एक्सट्रीम में हो, मतलब इन्फेंसी या ओल्ड एज, वहाँ पे क्या होगा, उन एजिस में जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम होगी, इस वजह से एक्सट्रीम्स ऑफ एज में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया लो इम्यूनिटी। अगर बंदे की इम्यूनिटी कम है, वो स्टीरॉयड्स पे है, या कोई ट्रांसप्लांटेशन हुई है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है, उस वाले केसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। उस वाले केसेस में भी कैंडिडा हो सकता है उस बंदे को, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चल रहा है, तो एंटीबायोटिक्स से जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इनहिबिट हो जाएगी, तो कैंडिडा ओवरग्रो कर सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमारा क्या है कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से हमारा कैंडिडा वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। तो ये हमारे रीजंस है। तो अगर तुम्हें कैंडिडा पे नोट आया, कैंडिडा पे अलग से भी नोट आ सकता है, या फिर सिस्टमिक माइकोसिस में आया, तो सबसे पहले तुम कैंडिडा लिखोगे। इस पर केस भी डल जाता है कहीं की बार। तो कैंडिडियासिस में कैंडिडा एल्बिकन्स है, नॉर्मली HIV या नॉन HIV इन्फेक्टेड पीपल में करता है, एक्सट्रीम्स ऑफ एजिस में इन्फेक्ट करता है, कोई स्टेरॉयड थेरेपी ले रहा है, इम्यूनोसप्रेसेंट है जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है ऑर्गन का, और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले रहा है, उन सब केसेस में हमारे इसका रोल है। अब कैंडिडा एल्बिकन्स के पास वायरुलेंस फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन कॉज करती है। तो वायरुलेंस फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अब एक उसके पास एडहेजन करने के लिए है, वो स्किन और मिकोजा पे एडहेयर करेगी, फिर ही हमारी इन्फेक्शन कर पाएगी। तो सबसे पहले उसके पास मॉलिक्यूल्स है एडहेशन के लिए, फिर वो एंजाइम से रिलीज करता है, जैसे प्रोटीनेज हो गए, सीरीन प्रोटीनेज और एस्पेटाइल प्रोटीनेज, जो इन्वेजन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हमारे आगे टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। फिर सूडो हाइफे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अकेली यही एक फंगस है जिसके पास सूडो हाइफे है, ठीक है। तो सूडो हाइफे होने का मतलब कि अगर तुम इसकी ग्राम स्टेनिंग करोगे ना, तो तुम्हें हाइफे लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो सूडो हाइफे हैं इसके पास। तो सूडो हाइफे है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सूडो हाइफे होता क्या है कि जो हमारी एक्टिव इन्फेक्शन के केस में जो फॉस्फोलाइपेज रिलीज होता है, हाइफे टिप पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वो उसकी इन्फ्यूजन में हेल्प करता है। सूडो हाइफे जब हमने जनरल किया था तो हमने बात की थी हाइफे और सूडो हाइफे के बारे में। तो बेसिकली फॉस्फोलाइपेज हमारा जो इकट्ठा हो जाता है टिप पे, वो इन्वेजन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया एक पॉइंट होता है फिनोटाइप स्विचिंग। फिनोटाइप ऐसे हम पूरी डिटेल नहीं करेंगे, इतनी टेंशन मतलब, बट जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिनोटाइप स्विचिंग क्या होता है कि कैंडिडा एल्बिकन के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो 3 फिनोटाइप फॉर्म्स में एक अपने आप को स्विच कर सकता है, अलग अलग फॉर्म में। जैसे वो यीस्ट भी बन सकता है, सूडो हाइफे भी बन सकता है, और ट्रू हाइफे में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कैंडिडा एल्बिकन्स की, जिसमें वो 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है, यूनिक एबिलिटी है उसकी 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट होने की, यीस्ट, ब्लास्टोपोर, सूडो हाइफे एंड ट्रू हाइफे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फिनोटाइपिक स्विचिंग, मतलब वो एक टाइप से दूसरी टाइप में स्विच कर सकता है हमारा कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है।
और इसकी वजह से जो हमारा फिनोटाइपिक स्विचिंग है, अलग से अकेला नोट आ जाता है फिनोटाइपिक स्विचिंग पे, तो ये क्या करता है, अडेप्ट करने में हेल्प करता है अलग अलग कंडीशंस को, कि वो आराम से वो होस्ट के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा फिनोटाइपिक स्विचिंग ऑफ कैंडिडा है। मतलब कभी वो यीस्ट होता है, ब्लास्टोफोर बोलते हैं जिसे ब्लास्टोस्पोर्स बोलते हैं, सूडो हाइफे हो सकते हैं और हाइफे हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूडो हाइफे, क्योंकि ये इकलौती फंगस है जो ग्राम स्टेन पे हमें सूडो हाइफे दिखाएगी, और किसी स्ट्रक्चर में, बैक्टीरिया में, कहीं पे भी सूडो हाइफे तो होंगे ही नहीं, और फंगल में भी इकलौती ये है जिसमें हमारे सूडो हाइफे दिखेंगे। ठीक है, अब हमारा कैंडिडा स्पीशीज की बात करें तो इसकी क्लिनिकली क्या मैनिफेस्टेशन है, ये यूटीआई कॉज कर सकती है, पल्मोनरी डिसीजेस कर सकती है, सेप्टिसीमिया, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, हिपाटोस्प्लेनिक डिसेमिनेटेड, बस इसको रीड कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, म्यूकोजल और ओरल थ्रश कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडा हमारा ओरल थ्रश कर सकती है। ठीक है, और ओरल थ्रश के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हमारी कुटेनियस कैंडिडियासिस हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसको लैब में कैसे डायग्नोस करते हैं कैंडिडा को। हमने इसमें बात तो कर ली कि कैंडिडा हमारी जो है वो एक्सट्रीम ऑफ एजिस पे होती है, स्टेरॉयड थेरेपी बंदा ले रहा है तो हो रहा है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से होती है। फिर हमने बोला था कि उसके पास वायरुलेंस फैक्टर है, एडेहेशन जिससे वो अडेयर करेगा, एंजाइम्स है जिससे वो इन्वेट करेगा, टॉक्सिन्स हैं, और सूडो हाइफे है। सूडो हाइफे हमारे फोस्फोलाइपेज जो है रिलीज हुए होते हैं, जो टिप पे इकट्ठे होकर इन्वेजन में हेल्प करते हैं। फिर हमने फिनोटाइप स्विचिंग बोला कि उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो एक फिनोटाइप से दूसरे फिनोटाइप में चेंज कर सकता है, जिससे वो होस्ट के अंदर आराम से जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया लैब डायग्नोसिस, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसका लैब डायग्नोसिस देखते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब डायग्नोसिस में जोन सी साइट ऑफ इन्फेक्शन है, पहले वहाँ से हम लोग अगर तो यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं या ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कहाँ है। अगर तो हमारी स्किन की है तो स्किन स्क्रैपिंग्स लेंगे, हेयर होता है तो हेयर लेंगे, नेल होता है तो नेल लेंगे। नॉर्मली ये 3 सैंपल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूरिन और ब्लड भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हमने इसकी ग्राम स्टेनिंग करी। ग्राम स्टेनिंग क्यों करी, जो हमारा फंगस है उसका कल्चर हमने पहले बात कर ली, एसडीए कल्चर होता है। तो जब हमने एसडीए कल्चर पे फंगस को ग्रो करा, इसकी कॉलोनीज ना बैक्टीरिया लाइक दिखती हैं। जो इसकी हमारी कॉलोनीज होती है वो वाइट क्रीमी म्यूकॉइड कॉलोनीज होती है, क्रीमी वाइट स्मूथ पेस्टी कॉलोनीज होती है, क्रीमी वाइट स्मूथ पेस्टी कॉलोनीज होती है, क्रीमी वाइट स्मूथ एंड पेस्टी, टिपिकली यीस्टी ऑर्डर। तो इस वजह से हम लोग इसको ग्राम स्टेन करते हैं। ठीक है, जब हमने ग्राम स्टेन किया तो हमें क्या दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव बढ़ेंगी ये सेल दिखेंगे सूडो हाइफे के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने ग्राम स्टेन किया तो हमें सूडो हाइफे दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके अलावा हम जो है सबडोड डेक्स्ट्रोसेगार में सबडोड डेक्स्ट्रोसेगार यूज़ करते हैं नॉर्मली, एसडीएगार। बट कई बार हम लोग क्या करते हैं, अलग कल्चर मीडिया जैसे बैकटेक और अलर्ट ये भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा माइक्रोस्कोपी हमने कर ली जिसमें हमारा ग्राम पॉजिटिव दिखा, बडिंग ई सेल विद सूडो हाइफे दिखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को अब यहाँ तो पता लग गया कोई ना कोई कैंडिडा की स्पीशीज़ है, बट हमें कैसे पता लगेगा कैंडिडा की कौन सी स्पीशीज़। कैंडिडा की बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, ऊपर हमने इतनी डिटेल नहीं करी इसकी क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज़ ऑफ कैंडिडा को पता करने के लिए। तो एक होता है हमारा जर्म ट्यूब टेस्ट। जर्म ट्यूब टेस्ट क्या होता है, ये देखो ये वाली डायग्राम। हम लोगों ने जर्म ट्यूब टेस्ट जब किया तो हमने क्या किया, इसको हम रेनॉल्ड ब्रूड फिनोमेना भी बोलते हैं। पहले तो इसका दूसरा नाम देखो, जर्म ट्यूब टेस्ट या रेनॉल्ड ब्रूड फिनोमेना। अब हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे समझो, ये इम्पोर्टेंट है ये टेस्ट काफ़ी। ठीक है, ठीक है, अब इस टेस्ट में हमने क्या किया, इसको ध्यान से समझना क्योंकि अलग से जर्म ट्यूब टेस्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जर्म ट्यूब टेस्ट करने के लिए हमने टेस्ट कैसे करा है, हमने मिक्स किया ह्यूमन और शीप सीरम को।
मतलब एक साइड हमने ह्यूमन या फिर शीप सीरम ले लिया, उसको हमने क्या किया, मिक्स कर दिया दोनों को। ठीक है, किसके साथ मिक्स करना है, कॉलोनीज के साथ, जो हमने वाइट क्रीमी पेस्ट्री कॉलोनीज बोली थी ना, वाइट क्रीमी पेस्ट्री कॉलोनीज, उसके साथ हमने मिक्स कर दिया। वाइट क्रीमी पेस्ट्री कॉलोनीज के साथ हमने मिक्स कर दिया। तो जब हमने इसको मिक्स किया तो हमें क्या दिखेगा, इंक्यूबेशन करने के बाद 2 आवर के लिए हमने इसका वेट माउंट बनाया। जब हमने वेट माउंट बनाया, मतलब यहाँ हमने आयोडीन माउंट बनाया, KH माउंट बनाया, जब इसका हमने माउंट बनाया तो उसके बाद हमें वेट माउंट में क्या चीज़ दिखती है कि यहाँ से लॉन्ग ट्यूब्स ऐसे निकल रही है। अगर तो कैंडिडा एल्बिकन्स होगी ना तो ऐसे ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगी यीस्ट में से, जिसको हम बोलेंगे जर्म ट्यूब्स। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली हमारी कैंडिडा एल्बिकन्स में निकलेंगी और किसी में नहीं निकलेगी। तो इसमें देखो, ये हमारी यीस्ट है, इसमें से ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जर्म ट्यूब। तो जर्म ट्यूब टेस्ट में हमने क्या किया है कि कॉलोनीज़ को मिक्स किया हमने ह्यूमन और शीप सीरम के साथ। जब हमने मिक्स करके उसे 2 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया, तो 2 घंटे के लिए इंक्यूबेट करने के बाद हमने देखा कि जर्म ट्यूब्स जो हैं वो निकल रही है यीस्ट सेल के अंदर से, जिससे हमें पता लग जाएगा, और जिससे हमें पता लग जाएगा कि कैंडिडा एल्बिकन्स है। ठीक है, और ये सूडो हाइफे से अलग है, क्योंकि सूडो हाइफे भी ऐसे लंबे लंबे होते हैं, बट सूडो हाइफे में ऐसे कंस्ट्रिक्शंस होती हैं एक के बाद एक। यहाँ पे कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो ये उससे अलग होगा। ठीक है, तो पहला टेस्ट हो गया हमारा जर्म ट्यूब टेस्ट। दूसरा हमारा टेस्ट है डलमाऊ प्लेट कल्चर। डलमाऊ प्लेट कल्चर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, डलमाऊ प्लेट कल्चर के बारे में समझो। डलमाऊ प्लेट कल्चर, ठीक है। अब जो कैंडिडा की स्पीशीज़ है ना, उसको स्पेशली हमारा कॉर्न मील एगार चाहिए होता है, कॉर्न मील एगार। बाकी कॉलोनीज़ को स्पेसिफिकली कॉर्न मील एगार नहीं चाहिए होता, बट इसको कॉर्न मील एगार चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। तो जिस वजह से हमें पता लग जाता है अगर हम कॉर्न मील एगार दें तो हमारी सिर्फ कैंडिडा एल्बिकन्स ग्रो होगी, और इसमें थिक क्लमाइडोस्पोर दिखेंगे। तो इसमें ये देखो थिक वोल्ड क्लमाइडोस्पोर्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये ब्लू कलर के। तो ये हमारा वो डलमाऊ प्लेट एगार होगी। उसके बाद अगला होता है हमारा क्रोम एगार। जो क्रोम एगार है उसमें क्या होता है, ये वाली डायग्राम देखो, हर स्पीशीज़ का अपना अलग अलग कलर होता है, किसी का कोई कलर है, किसी का कोई कलर है। तो इसके थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैंडिडा एल्बिकन्स का कौन सा कलर है। तो हमारा तीसरा हो गया क्रोम एगार। फिर हमारा देखो, हर किसी चीज़ में तुम्हें कुछ और पता ना हो, तुम्हें हर किसी के कल्चर और लैब डायग्नोसिस पता होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो में तुम्हें डिटेल्स सिर्फ इसी की इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें पता भी होंगी ना वो इतना मैटर नहीं करेंगी। तो कैंडिडा के लिए अगर हम बात करें, कैंडिडा एल्बिकन्स के लिए हमारे 3 डिफरेंशियल मीडियाज़ कौन कौन से हुए। सबसे पहले जर्म ट्यूब टेस्ट, जो हमने शीप एगार को, शीप ब्लड को मिक्स करके इंक्यूबेट करने के बाद उसको 2 आवर्स के फिर हमने ट्यूब देखी। फिर हमने बोला डलमाऊ प्लेट कल्चर, जिसमें हमने कॉर्न मील डाली थी। और फिर हमने करा अभी क्रोम एगार। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब उसके बाद हमारा होता है ग्रोथ एट 45 डिग्री सेल्सियस। तो एल्बिकन्स हमारा 45 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर जाता है। फिर हमारा आ गया कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट एसिमुलेशन टेस्ट। ठीक है, तो जो ये है कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर देता है, तो बाकी स्पीशीज़ जो है वो कैंडिडा की वो नहीं कर सकती। फिर हमारा माइल्डिटॉफ आ गया और PCR आ गया, तो तुम किसी में भी घुसा सकते हो, तो तुम्हें अभी तक पता लग ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे होते हैं ये स्पेसिफिक यूनिवर्सल प्राइमर्स। स्पेसिफिक प्राइमर्स होते हैं जो अवेलेबल है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा रीजन किसके लिए है। ठीक है, इम्यूनो डायग्नोसिस में हम एलाइजा कर सकते हैं, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन्स जो उसकी सेल वॉल पे है, जैसे मैनन और साइटोप्लाज्मिक एंटीजन। एंजाइम डिटेक्शन कर सकते हैं, जैसे इनोलेस, फिर मैनिटोल वगैरह। ये सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट है, हम बीटा डी ग्लूकान एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं
बाय कोलोरोमेट्रिक एंजाइम इम्यूनो एसिड, ठीक है। जो हमारी इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस होती हैं ना, इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस के लिए हमारा ये बीटा डी ग्लूकोन ऐसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट कौन सा, जाइगोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस और क्रिप्टोकोसिस। तो ये हमारा एमसीक्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, बीटा डी ग्लूकोन ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारी कैंडिडा होगी। एक बार कैंडिडा हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कैंडिडा में हमारी हमने बोला कि जो कैंडिडा है वो बेसिकली एक्सट्रीम ऑफ एजिस में होती है। स्टेरॉयड थेरेपी हमने कैंडिडा में बोला कि ये हमारी जो है एक्सट्रीम ऑफ एजिस में होगी, एक्सट्रीम ऑफ एजिस में होगी, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी देने पे होगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेशेंट ले रहा है तो होगी। इसके पास एडहेशन के लिए मॉलिक्यूल्स है, एंजाइम्स है, टॉक्सिन है, सूडो हाइफे, फिर ये फिनोटिपिक कन्वर्जन करता है, मतलब यीस्ट से सूडो हाइफे से हाइफे में चला जाएगा। फिर हम आगे आ गए कैंडिडा। कैंडिडा के में हमने अलग अलग चीज़ें बोली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्वेजिव कैंडिडियासिस करते हैं, ओरल थ्रश करते हैं, मिकोजल कैंडिडियासिस जिसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं, और फिर हमारी कुटेनियस कैंडिडियासिस करते हैं। उसके बाद आगे हमारा आ गया कि इसकी लैब डायग्नोसिस क्या है। लैब डायग्नोसिस में जब हमने कल्चर करा तो कल्चर पे हमारी क्रीमी वाइट पेस्टी कॉलोनीज दिखेगी। जब हमने माइक्रोस्कोपी की तो ग्राम पॉजिटिव ओवल बडिंग ई सेल दिखेंगे जिसमें सूडो हाइफे है। टेस्ट में हमने जब टून टेस्ट किया, उसमें हमने क्या किया, शीप का ब्लड लिया। शीप का ब्लड लेके हमने उसमें कॉलोनीज को मिक्स कर दिया। इसको हम रेनॉल्ड ब्रूड फिनोमिना भी बोलते हैं। तो रेनॉल्ड ब्रूड फिनोमिना पे अलग से नोट आ जाएगा, रेनॉल्ड ब्रूड फिनोमिना, ये तुम्हें पता होना चाहिए, रेनॉल्ड ब्रूड फिनोमिना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डलमाओ प्लेट कल्चर किया जिसमें हमने क्लेमाइडोस्पोर देखा, फिर क्रोमेगार पे ग्रोथ देखी, कार्बोहाइड्रेट को सिमुलेट किया, माल्डिटॉफ और पीसीआर। ये हमारे स्पीशीज़ के लिए हो गए। इम्यूनो डायग्नोसिस के लिए हमने इसकी सेल वॉल पे मैनिन एंटीजन होता है वो देखा, और हमारे एंजाइम डिटेक्शन में हमने इनोलेस एंजाइम और मैनिटोल और अर्बेंटोल मेटाबोलाइट्स और बीटा 2 ग्लूकन ऐसे किया क्योंकि ये इन्वेजिव है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। इसके बाद आगे हम लोग पहले देखते हैं कि म्यूकस कैंडिडियासिस है और कुटेनियस कैंडिडियासिस है वो क्या चीज़ है। फिर आगे हम सिस्टमिक माइकोसिस के अगले पॉइंट्स करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें यहीं पे ही थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है, ठीक है। जो हमारी मिकोजल कैंडिडियासिस है ना, उसमें जो पॉइंट याद रखने वाला है, जो मिकोजल कैंडिडियासिस है मेनली वो फेस के अराउंड होती है। जो हमारा माउथ है जब हम उसे ओपन करेंगे बेसिकली वहाँ पे होती है, तो उसको हम ओरल थ्रश बोलते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, वाइट अडहेरेंट पेनलेस पैचेस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकती है, यहाँ हमारी वल्वा पे होगी तो उसको हम वल्वा वेजिनाइटस बोलते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके। उसके बाद हमारी आ गई कुटेनियस वाली, ठीक है। तो जो कुटेनियस कैंडिडियासिस है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है कि कुटेनियस वाले पे हमारे स्किन पे, नेल फोल्ड्स वगैरह पे वहाँ पे होती है। अब एक सिस्टमिक माइकोसिस होगी, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो माइक्रो को याद करने का सिंपल फंड है, जो मुझे समझ आया जितना का, वो है कि जितनी बार तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन कौन से हैं। सिस्टमिक माइकोसिस में हमारा है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियोडोमाइकोसिस और पैराकोक्सीडोमाइकोसिस, ठीक है। पहले तो तुम्हें नाम ही याद होने चाहिए। एक सिस्टमिक हमने कर ली कैंडिडियासिस, उसके बाद हमारी है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियोमाइकोसिस और पैराकोक्सीडियोमाइकोसिस, ठीक है। तो इस पे बहुत बार नोट आया हुआ है, इस पे इनडायरेक्टली भी नोट आया हुआ है डायमॉर्फिक फंजाई। तो ये हमारी डायमॉर्फिक फंजाई है, मतलब जो हमारी ह्यूमंस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस पे यीस्ट होती है और 25 डिग्री सेल्सियस पे मोल्ड होती है। तो मतलब हमारा अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फॉर्म्स में होती है। हमने बेसिक में अलग अलग फॉर्म्स की बात की थी ना फंगस की, तो यीस्ट और दूसरा हमारा होता है मोल्ड, ठीक है। तो ये हमारी 37 डिग्री सेल्सियस पे यीस्ट होती है और 25 डिग्री सेल्सियस पे मोल्ड होती है। तो सबसे पहले आ गया हमारा हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस हमारा करता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम।
बेशक इसके नाम में कैप्सुलेटम है, इसमें कैप्सूल नहीं है, तो इसका नाम एक मिसनोमर है, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मोसिस को हम डार्लिंग्स डिसीज भी बोलते हैं, तो नाम कितना प्यारा सा है, डार्लिंग डिसीज, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। तो इसको सैमुअल डार्लिंग ने ढूंढा था इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें अभी तक बस इतना याद रखना है, हिस्टोप्लाज्मोसिस जो हमारी डायमॉर्फिक फंजाई है, ये भी 35 डिग्री सेल्सियस पे हमारी यीस्ट होती है, 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारी मोल्ड होती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस को हम क्या बोलते हैं, डार्लिंग डिसीज, ठीक है। और ये हमारी हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की वजह से होती है, पर कैप्सूल नहीं होता है इसके पास, ठीक है। अब हिस्टोप्लाज्मा मोसिस हमारी होती कैसे है, तो बेसिकली ये हम जब स्पोर्स इनहेल करते हैं ना, जो मान लो पिजन्स है या कोई भी बर्ड्स हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स में इसके स्पोर्स होते हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के। तो जब हम स्पोर्स को इनगल्फ करते हैं एयर में ब्रीथ करने की वजह से, या सॉइल में से कंटेमिनेशन से हम स्पोर्स लेते हैं, तो स्पोर्स क्या करते हैं, इसको एक डायग्राम से मैं बताती हूँ, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा रिटेन रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमारे बर्ड की ड्रॉपिंग्स में हमारे स्पोर्स थे, जो स्पोर्स थे उसको हम क्या बोला है, माइक्रोकोनिडिया, ठीक है। उसकी इनहेलेशन हुई, इनहेल किए, तो इनहेल करने के बाद वो सबसे पहले कहाँ जाने वाले हैं, लंग्स में जाएंगे। अब लंग्स में पहुँच के तुम्हारे, ये तुम्हारा एक लंग, ये तुम्हारा दूसरा लंग, अब वो लंग्स में पहुंच गए। लंग्स में यहाँ बैठे हुए हैं तुम्हारे पहले से ही मैक्रोफाजिस, एल्वेओलर मैक्रोफाजिस, अगर तुम्हें याद हो। दूसरा लंग कहाँ गया मेरा, ठीक है। तो एल्वेओलर मैक्रोफेजिस बैठे हुए हैं। तो अब जब तुम्हारे स्पोर एंटर किए, जो हमारे स्पोर है, जब हमारे स्पोर एंटर किए हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के, जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, जब उसके स्पोर एंटर किए तो मैक्रोफेजिस क्या करेंगे, जो एल्वेलर मैक्रोफेजिस है उसको इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एल्वेलर मैक्रोफेजिस जो है उसको इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे, तो इनसाइड द एल्वेलर मैक्रोफेजिस अब स्पोर्स चेंज हो जाएंगे हमारे यीस्ट फॉर्म में, ठीक है। और इसका जो फेगोलाइसोसोम है जिसने उसे तोड़ना है, उसको इनहिबिट करके खुद यीस्ट फॉर्म में इंट्रासेलुलरली मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे और ग्रो करने लग जाएंगे। तो एक बार ग्रो हो गए तो फिर ये स्प्रेड करना शुरू हो जाएंगे अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में। तो देखो सबसे पहले बर्ड की ड्रॉपिंग से हिस्टोप्लाज्मा आया, जो तुमने इनहेल किया, इनहेलेशन के बाद वो लंग्स में गया। लंग्स में जब वो गया तो उसको एल्वुलर मैक्रोफेज जिसने जो थे हमारे, उसने इनगल्फ करने की कोशिश की। जब उसने इनगल्फ करने की कोशिश की तो वो यीस्ट फॉर्म के अंदर जाके इंट्रासेलुलरली वहाँ पे बैठ जाता है, और इंट्रासेलुलरली वो बाद में ग्रो करने के बाद, वो मल्टीप्लाई करने के बाद स्प्रेड हो जाता है। तो क्लिनिकली हमारा लंग इन्वॉल्व है, तो लंग इन्वॉल्व होने की वजह से हमें क्या है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और एक्सरे में हमारे लिम्फोडेनोपैथी दिखेगी। तो अब इसमें ये देखो, यहाँ पे अब इसकी मैकेनिज्म देखो। अब इसमें क्या हुआ, ट्रांसमिट हुई स्पोर्स की इनहेलेशन से। स्पोर्स हमारे लंग्स में गए, लंग्स में जाके उनको एल्वुलर मैक्रोफेजिस ने खाया। मैक्रोफेजिस ने जब खाया वो यीस्ट फॉर्म बन गई। जो फेगोलाइसोसोम है उसके होने के बावजूद भी वो सर्वाइव कर पाए, और उन्होंने अल्कलाइन सब्सटेंस प्रोड्यूस किया, ठीक है। कौन सा अल्कलाइन सब्सटेंस प्रोड्यूस किया उन्होंने, बाइकार्बोनेट और अमोनिया। ये करने के बाद वो अलग अलग जगह पे चले गए, वो लिम्फ नोड्स वगैरह पे गए, ठीक है, और अलग बॉडी पार्ट्स पे स्प्रेड हो गए, ठीक है। अब इंट्रासेलुलर है तो हमारी जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वही उसको मार सकती है। हिमोरल ने तो एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है, तो वो तो सेल के बाहर रहती हैं, तो उसका कोई काम नहीं है। तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएंगी, ग्रैनुलोमास फॉर्म होंगे क्योंकि मैक्रोफेजिस इन्वॉल्व है, ठीक है। और हील कैसे होंगे, फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन से। तो ये चीज़ होगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारे पल्मोनरी हो सकती है, अगर तो वो लंग में गया है तो उसमें हमारे फ्लू लाइक सिम्टम्स और लिम्फोडेनोपैथी होएगी, या म्यूकोकटेनियस हो सकती है, स्किन के ऊपर लीजन्स हो सकती है। तो ये हमारा मैक्रोफेज है, उसके अंदर हमारा
यीस्ट सेल्स दिख रहे हैं, यीस्ट फॉर्म। और ये माइक्रोकोनिडिया जो उसका स्पोर है जो मेनली इनगल्फ हुआ, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया होता है इनहेल, ठीक है। उसके बाद हमारी पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है, म्यूकोकुटेनियस हो सकती है या डिसेमिनेटेड हो सकती है। अगर अब इसकी लैब डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोस कैसे करना है, तो पल्मोनरी इन्वॉल्व है, लंग इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या लेंगे, स्पूटम सैंपल लेंगे। लिम्फ नोड में जाके मल्टीप्लाई किया तो लिम्फ नोड ले सकते हैं, बोन मैरो ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, वहाँ पे भी स्प्रेड हुआ है। तो इन सबको लेके हम लोगों ने क्या किया है, स्टेनिंग करनी है। स्टेनिंग हमने कौन सी करनी है, जिम्सा स्टेन करनी है। तो जिम्सा स्टेन करने पे हमें ओवल यीस्ट सेल्स दिखेंगे, विद ग्रैनुलोमेटस रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ होगी, हमारे ओवल यीस्ट सेल्स दिखेंगे माइक्रोफेजिस के अंदर ही, क्योंकि माइक्रोफेजिस ने इन्हें इनगल्फ कर रखा है विद ग्रैनुलोमेटस रिस्पॉन्स। तो कल्चर इसको हमने क्या करना है, देखो फंगस का हर किसी का कल्चर एक तो सेम ही है, STA। उसके अलावा ब्लड और BHI कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये डायमॉर्फिक है, तो वो तुम्हें पता ही है, 25 और 25 पे तुम्हारी मोल्ड होगी और 37 पे तुम्हारी यीस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी, 25 और 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये चीज़ होगी। अगर 25 पे वो क्या करेगा, मोल्ड बनाना है उसने, तो ट्यूबरकुलोइड मैक्रोकोनिडिया विद टिपिकल वॉल्स एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मतलब ये बेसिकली ऐसे मैक्रोकोनिडिया जो बड़े वाले वो है वो दिखा रहा होगा, विद वॉल्स इसकी क्या होंगी, थिक वॉल्स होंगी, ठीक है। और माइक्रोकोनिडिया क्या होंगे, छोटे वाले। तो बेसिकली इसकी बात कर रहा है, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया हमें दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा स्पोर फॉर्म्स का हो गया, मोल्ड फॉर्म का 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 37 डिग्री सेल्सियस पे यीस्ट दिख रही होगी, क्रीमी वाइट कॉलोनीज दिख रही होगी। और इसका मीडिया कौन सा है, कैलस मीडिया, ठीक है। और हम इसके अलावा सीरोलॉजी कर सकते हैं। सीरोलॉजी हमारी इतनी यूज़फुल नहीं होती क्योंकि शुरू में हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आई नहीं होती, और फाल्स पॉजिटिव टेस्ट हो सकता है अगर उसको पीछे कोई और इन्फेक्शन थी। इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसमें स्किन टेस्ट करते हैं, हिस्टोप्लाज्मा स्किन टेस्ट, डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है। तो एक बार देखते हैं हमने हिस्टोप्लाज्मा में क्या याद रखना है। हिस्टोप्लाज्मा हमारा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की वजह से हो रहा है, पर ये कैप्सुलेटेड नहीं है। फिर ये हमारा सेम बर्ड ड्रॉपिंग से आता है, स्पोर्स इनहेल होते हैं, लंग्स में जाते हैं, मैक्रोफेजेस उसे खाने की कोशिश करते हैं पर खा नहीं पाते, तो वो फेगोलाइसोसोम को उसके अंदर इनहिबिट कर देते हैं, और यीस्ट फॉर्म में माइक्रोफेजिस के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके डिसेमिनेट करके लिम्फ नोड में चले जाते हैं। तो अगर तो वो लंग्स में रह रहे हैं तो फ्लू लाइक सिम्टम्स और हमारी लिम्फेडिनाइटिस और लिम्फेडिनोपैथी हमें दिखेगी। और अगर तो वो स्किन में चले गए हैं म्यूकोकुटेनियस, तो म्यूकोकुटेनियस सिम्टम्स आएंगे और डिसेमिनेटेड सिम्टम्स आएंगे। और इसका हम कल्चर कैसे करते हैं, कल्चर इसका करने के लिए हम लोगों ने अगर तो लंग है तो स्पूटम लेंगे, लिम्फ नोड से ले सकते हैं, और इसकी माइक्रोस्कोपी हम जिम्सा पे करेंगे, जिम्सा पे कर सकते हैं, जिस पे हमें क्या दिखेगा, मैक्रोफेज, जिसके अंदर हमें यीस्ट दिखेगी और ग्रैनुलोमा दिखेंगे। कल्चर हमने SDA पे किया या ब्लड एगार में कर सकते हैं। तो डायमॉर्फिक फंजाई है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें माइक्रो और मैक्रोकोनिडिया दिखेंगे, मोल्ड दिखेंगे, और 37 डिग्री सेल्सियस पे हमें यीस्ट फॉर्म दिखेगी, क्रीमी वाइट कॉलोनीज दिखेगी, जिसका मीडिया कैले मीडिया, ठीक है। उसके अलावा हमने सीरोलॉजी बोला कि शुरू में इतनी यूज़फुल नहीं है, क्रॉनिक स्टेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं। स्किन टेस्ट होता है जो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई ब्लास्टोमाइकोसिस, जो दूसरी फंगाई है। ब्लास्टोमाइकोसिस को हम नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस, ग्लीचर डिसीज़ और शिकागो डिसीज़ भी बोलते हैं। तो पहले तो इसके नाम याद करो ब्लास्टोमाइकोसिस के, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस, गिल्चर्स डिसीज़ और शिकागो डिसीज़। पता चले तो तुम्हें सारा आता हो और तुम्हें इसके दूसरे नाम ही ना पता हो तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस, ग्लीचर डिसीज़ और शिकागो डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है हमारी फंगल इन्फेक्शन बेसिकली डॉग्स और कैट्स में देखी जाती है। इसमें हमारी फंगस कौन सी है, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिडस, ठीक है। अब अगर इसकी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिडस की,
तो ब्लास्टोमिसिस डर्मेटोइडस कैसे करती है, एक पेज पे अच्छे से समझते हैं। तो ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटोइडस, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी भी इनहेलेशन से होती है। जो हम स्पोर्स हैं डर्मेटोइडस के, उसको इनहेल करते हैं, तो स्पोर इनहेल करने की वजह से वो लंग्स में एंटर कर जाएंगे। लंग्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे फिर एल्वेलर मैक्रोफेजेस आएंगे जो उसे इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे, तो वो इनगल्फ नहीं कर पाएंगे, तो मैक्रोफेजेस के अंदर ये यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यीस्ट फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया, और यीस्ट फॉर्म के ऊपर हमारे एडहेजन मॉलिक्यूल्स होंगे, BAD1 एडहेजन मॉलिक्यूल, जो वायरुलेंस फैक्टर के थ्रू ये बाकी ऑर्गेनिज्म पे भी करेगा। तो ब्लास्टोमाइकोसिस की हमने पैथोजेनेसिस की डायग्राम देख ली। एक बार यहाँ से देखते हैं। तो स्पोर्स हमारे लंग्स में एंटर की, लंग में एल्वोलर मैक्रोफेजेस ने उसे इन्वॉल्व करने की कोशिश की। एज ए रिजल्ट मैक्रोफेजेस के अंदर हमारी यीस्ट फेज प्रीडोमिनेट करेगी, और इसमें जो एडहेजन मॉलिक्यूल है वो है हमारा BAD। तो ये एडहेजन मॉलिक्यूल हमारा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मेनली लंग की मैनिफेस्टेशन होएगी और अलग अलग पार्ट में अब्सेस हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने याद रखनी है कि इसका जो है ब्रॉड बेस बडिंग होती है। हिस्टोप्लाज्मा में जो एक चीज़ मैंने अभी नहीं बताई थी वो थी कि हमारा उसके नैरो बेस बडिंग है, और इसके मतलब ये मान लो एक यीस्ट है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा यीस्ट है। तो इसके बीच में जो हमारा बेस है, अगर तुम देखो, ये देखो, ये जो बेस है वो ब्रॉड बेस है, और हिस्टोप्लाज्मा में ये बेस जो है वो नैरो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो तुमने लिखना है। कल्चर इसका भी STA में जब हमने करा तो हमें पियर शेप्ड कोनिडिया दिखेंगे। स्किन टेस्ट डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, सेम वही पॉइंट आ गया। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसमें हमारा ब्रॉड बेस बडिंग है ब्लास्टो में, और हिस्टो में हमारी नैरो बेस है, ठीक है। फिर हमारा आ गया कोक्सीडियोमाइकोसिस। जो हमारा कोक्सीडियोमाइकोसिस है उसको हम लोग कैलिफोर्निया फीवर, वैली फीवर, डेजर्ट रूमेटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी कोक्सीडियोमाइकोसिस की। अब कोक्सीडियोमाइकोसिस की पैथोजेनेसिस क्या है कि इसमें स्फिरूल्स बनते हैं। स्फिरूल्स में हमारे बहुत सारे एंडोस्पोर्स होते हैं, और जब ये रप्चर होता है तो बहुत सारे हमारे एंडोस्पोर्स जो है रिलीज होते हैं और अलग अलग जगह पे जाके मैनिफेस्टेशंस करते हैं। नॉर्मली प्लूरल मैनिफेस्टेशंस होती है, निमोनिया कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि डिसेमिनेटेड फॉर्म्स में यूजुअली जिनकी CMI लो होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी लो होती है, उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि वो अलग अलग जगह पे जाके ज़्यादा इन्फेक्शंस करेगा। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें हमारी बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं विद अल्टरनेट सेल्स डिस्टॉर्टेड। मतलब हमारे इसका क्या कह रहा है कि हमारे जो सेल्स हैं वो हमें बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स दिखते हैं। देखो, ये बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स दिख रहे हैं और बीच में खाली जगह दिख रही है, एम्प्टी सेल, ठीक है। तो बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स दिखते हैं, अल्टरनेटली पड़े होते हैं और बीच में एम्प्टी सेल्स हैं। तो ये पॉइंट वो कहना चाह रहे हैं। H&E स्टेन की तो हमें सेम इस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्फिरूल्स ही दिखेंगे, तो मेजर इसमें याद रखना, एक तो स्फिरूल्स दिखेंगे, पैथोजेनेसिस सेम वही आएगी, और ये बैरल शेप्ड होता है। जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है उसका नैरो बेस, ब्लास्टो का ब्रॉड बेस बडिंग होती है, ठीक है। और ये हाईली इन्फेक्शियस है, और अगर एक्सीडेंटल इनहेलेशन हो सकती है, बायोसेफ्टी लेवल 3 में रखना होता है। तो एक ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। और ये तो तुम सब में लिख सकते हो, 25 डिग्री पे मोल, 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा यीस्ट होगा। स्किन टेस्ट इसमें भी डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और रैश आ जाएगा। अब आ गया पैराकोक्सीडोमाइकोसिस। पैराकोक्सीडोमाइकोसिस को हम साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस, लुट्सपेंडर एल्मिडा डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो पैराकोक्सीडोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस और लुट्सपेंडर डी एल्मिडा डिसीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि स्पोर्स को इनहेल करने की वजह से जो स्पोर्स हैं हमारे, स्पोर्स इनहेल होने की वजह से वो यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, सेम वही पॉइंट। और यीस्ट फॉर्म में होके अब उसकी एक एक्यूट फॉर्म होती है और एक क्रॉनिक फॉर्म होती है। एक्यूट फॉर्म में डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो जाती है,
और क्रोनिक फॉर्म में रीएक्टिवेशन हो सकती है उसकी अलग अलग पार्ट्स में। और अगर इसकी हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब डायग्नोसिस पे पिक्यूलर अरेंजमेंट दिखती है हमें। तो यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे ऐसे करके पायलट व्हील, जो हमारा पायलट का व्हील होता है, जो शिप चला रहा होता है या एरोप्लेन चला रहा होता है, उसका व्हील ऐसे दिखता है। या मिक्की माउस, जो मिक्की माउस है वो भी ऐसा दिखता है। तो मिक्की माउस की अपीयरेंस या पायलट व्हील अपीयरेंस हमें दिखती है इसकी, ठीक है। मल्टीपल नैरो नेक्ड बर्ड्स होते हैं सरकमफ्रेंशली। और हमने इसका कल्चर कहाँ किया, SDA पे, और एलाइजा हमने किया। स्किन टेस्ट में हमारा डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी आ जाएगा। तो एक बार हम थोड़ा जल्दी से रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले हमने सिस्टमिक माइकोसिस में किया कि हमारा कैंडिडा के हमने अलग अलग टेस्ट देखे। जो हमारे मेन 3 टेस्ट थे वो जर्म ट्यूब टेस्ट था, क्रोम एगार था, और फिर हमारा डलमाऊ प्लेट टेस्ट था। जर्म ट्यूब, डलमाऊ और क्रोम एगार था। उसके अलावा हमने एंजाइम जो था वो इम्पोर्टेंट था, इनोलेस, वो कर लिया। उसके बाद हमने हिस्टोप्लाज्मोसिस की थी, उसको डार्लिंग डिसीज़ भी बोलते हैं। उसकी पैथोजेनेसिस हमने कर ली थी कि कैसे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू मेनली काम करता है। अंदर एल्वुलर मैक्रोफेज जिसके अंदर चला जाएगा लंग्स के अंदर, और वहाँ पे यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर सारे सिम्टम्स करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नैरो बेस बडिंग होती है। इसमें कल्चर हमने SDA में करना है और BHI में भी कर सकते हैं। और हमारे इसकी 2 फॉर्म्स दिखेगी 25 डिग्री में, माइसीलियल फॉर्म्स, जो हमारी प्रोड्यूस करेंगी वाइट टू बफ ब्राउन कॉलोनीज। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट याद रख सकते हो जो हमने पहले नहीं बोला था। वाइट टू बफ ब्राउन कॉलोनीज दिखेंगी जो 2 टाइप्स की होंगी, ठीक है। एक तो हमारी होंगी ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया होंगे और माइक्रोकोनिडिया होंगी। तो मैक्रो दिखेगा और माइक्रो दिखेगा, तो वाइट टू बफ ब्राउन कॉलोनीज होंगी, ठीक है। और 37 डिग्री सेल्सियस पे हमें यीस्ट दिखेगी। और इसका मीडियम कौन सा था, कैलेस मीडिया। स्किन टेस्ट हो गया। फिर हमारी ब्लास्टोमाइकोसिस होगी, ये हमने किया था। इसमें हमने बोला था जो इंपॉर्टेंट है कि इसका ब्रॉड बेस होता है, इसका पियर शेप कोनिडिया होता है। मैकेनिज्म सेम है, बस इसमें BAD होता है। कोक्सीडियोमाइकोसिस हमारी प्लूरल इन्फ्यूजन्स कर रहा है, बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्फिरूल्स होता है और एंडोस्पोर्स के थ्रू रप्चर होता है। और इसकी बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं। पैराकोक्सीडियोमाइकोसिस में हमारा इंपॉर्टेंट क्या था कि पायलट व्हील या मिकी माउस की अपीयरेंस होती है। तो ये चीज़ होगी। अब आगे हम करने वाले हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। तो हमने सिस्टमिक और डीप माइकोसिस कर ली, जिसको एंडेमिक माइकोसिस भी बोलते हैं। अब हम लोग करेंगे सुपरफिशियल माइकोसिस, सबकुटेनियस माइकोसिस और ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस। तो ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर अलग नोट आ जाता है, इवन हमें तो सेंडअप्स में आया भी था, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल पे भी टीनिया पे अलग नोट आ जाता है। तो ये वाला टीनिया और जो टीनिया सैजिनेटा पैरासाइटोलॉजी में, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सॉरी। तो इसमें हमारा कौन कौन से हैं, टीनिया वर्सिकोलर, टीनिया निग्रा, पीड्रा और डर्मेटोफाइसिस। ऐसे मत देखो, डर लग रहा है तो अभी हम पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमारा आता है टीनिया वर्सिकोलर। टीनिया वर्सिकोलर हमारा किसकी वजह से होता है, टेरियासिस वर्सिकोलर की वजह से, या इसको हमारा दूसरा नाम है टेरियासिस वर्सिकोलर। ये होता है मेलासीजिया फरफर की वजह से। जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम कितना अलग से है, देखो, मेलासीजिया फरफर। तो मेलासीजिया फरफर की वजह से होता है, ठीक है। और हमारा टीनिया वर्सिकोलर को हम टेरियासिस वर्सिकोलर भी बोलते हैं, ठीक है। क्लिनिकली हमारे क्या होंगे, स्किन के ऊपर ये देखो हाइपो और हाइपर पिगमेंटेड पैचेस हो जाएंगे। तो स्किन के ऊपर हमारे हाइपो पिगमेंटेड या हाइपर पिगमेंटेड पैचेस हो जाएंगे। और जो लीजन्स है वो नॉन इन्फ्लामेटरी और नॉन प्यूरिटिक लीजन्स है, ठीक है। और ये लीजन सेम हमें विटिलेगो जैसी दिखती हैं, पर विटिलेगो हमारी स्केली होती है, ये स्केली नहीं होती। ये स्पेशियस रिच वाले एरियाज में जहाँ पे ऑयल ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या क्या करती है, एक हमारी करती है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो हमारे सिर पे डैंड्रफ होता है। अगर तुमने देखा होगा भी काफ़ी जानों के सिर पे होता है। तो सेबोरिक डैंड्रफ जो होता है, जो स्केली लीजन है, वो ये करती है। और दूसरा बच्चों में हमारा करती है क्रैडल कैप करती है, बच्चों में ये रहा क्रैडल कैप करती है बेबीज़ में। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस और एक क्रैडल कैप करती है,
ठीक है। और उसके अलावा और भी चीज़ कर सकती है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, फॉलिकुलाइटिस, वो तुम याद रख सकते हो। तो मेजर हमारा टीनिया वर्सिकोलर मालासीजिया फरफर करती है, जिसे हम टेरासिस वर्सिकोलर भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या करती है, हाइपोपिगमेंटेड से हाइपर पिगमेंटेड पैचेस करती है, सिबेशियस ग्लैंड पे ज़्यादा होती है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो डैंड्रफ होता है एडल्ट में, और क्रेडल कैप करती है बच्चों में, ठीक है। अब अगर इसकी हम लैब डायग्नोसिस देखें ना, तो लैब डायग्नोसिस की इसकी बहुत पिक्यूलर सी अरेंजमेंट है। कभी तुमने मीट बॉल्स खाए हैं चिकन वाले, उसमें स्पैगेटी और मीट बॉल, तो स्पैगेटी मीट बॉल अपेयरेंस होती है इसकी, ऐसे मीट बॉल्स अलग दिख रहे होंगे और स्पैगेटी अलग दिख रही होगी। तो इसकी जो अपेयरेंस होती है वो होती है स्पैगेटी एंड मीट बॉल अपेयरेंस होती है। जब हमने स्किन स्क्रैपिंग्स ली जो सुपरफिशियल स्किन पे हुआ है और उसको KOH के साथ ट्रीट किया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि KOH के साथ क्यों ट्रीट करते हैं। रीज़न ये है कि KOH जो है हमारा कैरेटिन को डिसॉल्व कर देता है, इसलिए हम KOH यूज़ करते हैं। तो KOH हमने यूज़ किया, जिस वजह से हमें स्पैगेटी और मीट बॉल अपेयरेंस दिखी हमारी टीनिया वर्सिकुलर की। और जब हमने वेसिकुलर की लीजन मेनली मालासीजिया फरफर की, तो मालासीजिया फरफर की जब हमने इसको SDA में ग्रो किया, तो SDA में हमारी ऑलिव ऑयल ओवरले के ऊपर फ्राइड एग अपेयरेंस, मतलब ये हमारा एग है। अगर तुमने कभी पैन पे एग हैच किया हो तो उसकी अपेयरेंस कैसे होती है, ऐसे बीच में येलो वाला और साइड पे वाइट वाइट, तो उसको बोलते हैं फ्राइड एग। तो इसकी फ्राइड एग अपेयरेंस होती है, टिपिकल अपेयरेंस होती है, ठीक है। और यूरियस टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव है। और अगर बच्चे को या जिसको भी ये हुआ होगा उसके सिर पे ऐसे वुड लैम्प लेके लाइट करेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास डिवाइस होता है, तो ये क्या करेगी, गोल्डन येलो फ्लोरेसेंस देगी। तो ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है टीनिया वर्सिकुलर के। तो टीनिया वर्सिकुलर को हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोले, एक जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस कर रहा है, स्केली जो है क्रेडल कैप कर रहा है, और उसके बाद हमारी इसकी अपेयरेंस क्या होती है, स्पैगेटी एंड मीट बॉल अपेयरेंस होती है। और वुड लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे तो गोल्डन येलो हमें कॉलोनीज दिखेगी, इसकी ये चीज़ होगी। और यूरियस टेस्ट हमारा पॉजिटिव होगा। दूसरा हमारा आ गया टीनिया निग्रा। निग्रा हमारे सेम पैचेस ही होते हैं, बट ये वाले पेनलेस ब्लैक कलर के होते हैं पैचेस, और मेनली पाम और सोल के ऊपर होते हैं। और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, हॉर्टी वर्निकी। तो इसका कॉजेटिव एजेंट है हॉर्टी वर्निकी। तो नाम थोड़े औखे हैं, 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे। तो यही वीडियो 2x पे 2 बार देख लो, ठीक है। और ये ब्लैक कलर की यीस्ट होती है, ठीक है। ये हमारा टीनिया निग्रा होगा। फिर हमारा आ गया पिड्रा। पिड्रा हमारे 2 होते हैं, एक वाइट पिड्रा, एक हमारा होता है ब्लैक पिड्रा। तो जो वाइट पिड्रा है उसका जो है बेसिकली, जो वाइट पिड्रा है हमारा वो हेयर शाफ्ट के ऊपर होता है और ये इतने अच्छे से अटैच नहीं होता। और जो ब्लैक पिड्रा है वो हेयर शाफ्ट से अच्छे से अटैच होता है। तो वाइट पिड्रा हमारा करता है ट्राइकोस्पोरन बिजली, और ब्लैक पिड्रा हमारा करता है पिड्रा हॉर्टी। तो पिड्रा हॉर्टी और ये प्रेजनी। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं, इंटरवेनिंग आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं, और इसमें हमारे ब्राउन ब्लैक थिक सेप्टल हाइफे होते हैं। ये पॉइंट हो गए। उसके बाद हमारा आ गया डर्मेटोफाइटोसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी अलग नोट आ जाता है। तो डर्मेटोफाइटोसिस को हम टीनिया बोलते हैं, रिंगवॉर्म बोलते हैं, और इसकी 3 फॉर्म होती है, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, और तीसरी होती है हमारी ट्राइकोफाइटन, ठीक है। तो इस पे भी अलग से नोट आ जाता है। तो ये जो है हमारी 3 चीज़ों को इफेक्ट करती है, स्किन, हेयर और नेल। तो जो ट्राइकोफाइटन है वो तीनों को करेगी, ट्राई मतलब 3, तो स्किन, हेयर और नेल तीनों को करेगी। फिर हमारी आ जाती है एपिडर्मोफाइटन। जो एपिडर्मोफाइटन है ना, एपिडर्मिस मतलब ऊपर ऊपर, स्किन तो तीनों में आ रही है, स्किन स्किन स्किन, एपिडर्मल तो स्किन, डर्मिस ऊपर तो नेल पे, और माइक्रोस्पोरम जो हमारे हेयर्स हैं वो पतले पतले होते हैं, उसे याद रख लो। तो माइक्रोस्पोरम में हमारी हेयर आ जाएगी। तो ये चीज़ होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हैबिटेट है उसका, जो ये वाले हैं ये एंथ्रोफोलिक, जूफोलिक और जियोफोलिक होते हैं। मतलब जो ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहे हैं, बर्ड्स को इफेक्ट कर रहे हैं, और सॉइल्स में रह रहे हैं। अब डर्मेटोफाइट्स की जो हमारी अगर हम बात करें इन्फेक्शन का, वो कैसे आती है, बेसिकली सॉइल के साथ, एनिमल्स के साथ, और जो ह्यूमन जो फंगल स्पोर्स के साथ इन्फेक्टेड है उनके साथ अगर डायरेक्ट कंटेक्ट हो गया उसके बाद हो जाती है, जिसकी वजह से
हमारा बेसिकली इसका रीज़न क्या है, ह्यूमिड स्किन है और टाइट फिटिंग अंडर क्लोथिंग डाली है, जिसकी वजह से हमारी डर्मेटोफाइटोसिस हो जाती है, जिसमें हमारी एनुलर और रिंग शेप रूटी स्किन लीजन्स बन जाती है। तो इसकी डायग्राम्स देखो, ये देखो ऐसे ऐसे लीजन्स बनना शुरू हो जाती हैं हर जगह पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसमें जो लीजन्स होती हैं वो हमारी एनुलर और रिंग शेप रूटी स्केली स्किन लीजन्स होती हैं, और जिसके एजेस रेज्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके एजेस क्या होंगे, रेज्ड होंगे, ठीक है। और ये हमारा स्किन पे हो गया, एनुलर रिंग अपीयरेंस होएगी। नेल्स में हमारा क्या करते हैं ये, अगर हम नेल्स की बात करें तो नेल्स में हमारे लेटरल और सुपरफिशियल नेल प्लेट्स को इफेक्ट करता है, हेयर शाफ्ट पे इफेक्ट करता है। तो जब ये एयर शाफ्ट पे हमारा डर्मेटोफाइट्स आके उसको इन्वेड करता है हेयर्स को, तो हेयर हमारे ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब वो बहुत इजीली टूट जाते हैं। तो जिस वजह से हमारा डीप परसिस्टेंट फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं माजोकी ग्रैनुलोमा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, माजोकी ग्रैनुलोमा, माजोकी ग्रैनुलोमा, ठीक है। माजोकी ग्रैनुलोमा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद हमारी क्लिनिकल टाइप्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन आ जाता है, डर्मेटोफाइट या आईडी रिएक्शन। डर्मेटोफाइट और आईडी रिएक्शन क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होना डर्मेटोफाइट एंटीजन की, मतलब पहले जब उसको डर्मेटोफाइट हुआ तब उसे कुछ नहीं हुआ, बट धीरे धीरे थोड़ी देर बाद उसमें सेकेंडरी एरप्शन होने लगी, क्योंकि जो एलर्जन का प्रोडक्ट था वो सर्कुलेट कर रहा था उसके अंदर, ठीक है। और ये वाली हैं जो प्राइमरी लीजन्स है उससे अलग होती है, और ये प्राइमरी साइड से जहाँ पे मेनली फंगल इन्फेक्शन हुई है वहाँ पे नहीं होती, और इसका फंगल कल्चर भी हमारा नेगेटिव होता है। तो ये हमारा होता है आईडी रिएक्शन। तो 2 टाइप्स के मेन आईडी रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है लाइकन स्क्रोनोफ्लेस्क और एक पोम्फिलेक्स लाइक, तो वो इतना याद मत रखो, ठीक है। तो अब इसमें देखो टीनिया निगरा था, टीनिया वर्सिकुलरिस वर्सिकुलर था, ठीक है, जिसमें हमने 3 अपीयरेंस देखी थी, स्पैगेटी एंड मीट बॉल, यूरियस पॉजिटिव और फ्राइड एग अपीयरेंस देखी थी, गोल्डन येलो फ्लोरेसेंस थी। टीनिया निड्रा में हमारा हॉटी वर्निकी है, ब्लैक कलर्ड यीस्ट। पिड्रा हमारी ट्राइकोस्पोरम बेरेटी, और इसमें रेक्टेंगुलर आर्थ्रोस्पोर्स थे, और पिड्रा में हमारे ब्राउन थिक सेप्टेड हाइफी थे विद अस्कस कंटेनिंग एस्कोस्पोर। अब हमारे आगे डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइट में हमने बोला था स्किन, हेयर और नेल को इफेक्ट करेगी, तो ये स्किन, हेयर, नेल को इफेक्ट करेगी, तो माइक्रोवली हेयर को करेगी, एपिडर्मो नेल को, बाकी तीनों को। पैथोजेनेसिस में हमने बोला था कि एनुलर रिंग शेप लीजन्स होगी टाइटोट डालने की वजह से, और डर्मेटोफाइट्स जो हमारे हैं वो हेयर को ब्रिटल कर देंगे, जिससे हमारा एलोपेशिया होएगा, और ऊपर हमारे सिर के ऐसे, ये देखो हमारे सुपरेटिव फॉलिकुलाइटिस दिख रहा होगा, जिसको हमने बोला है माजोकी ग्रैनुलोमा, माजोकी ग्रैनुलोमा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेल ज़्यादातर इफेक्टेड होते हैं, और उसके बाद क्लिनिकली हमारे टीनिया रिंगवॉर्म की इन्फेक्शंस कॉमन होती है, और इसमें होता है एक डर्मेटोफाइट रिएक्शन, मतलब प्राइमरी से कुछ नहीं हुआ, सर्कुलेटिंग एंटीजेंस जो है हमारी सेकेंडरी एरप्शंस करने लग जाती है सेंसिटाइज पीपल में, और सेकेंडरी का टेस्ट नेगेटिव आता है, पर प्राइमरी साइट की जगह और अलग अलग जगहों पे हमारे लीजन्स दिखने लग जाती हैं, ठीक है। अब इसके लैब डायग्नोसिस की बात करें तो सेम इसमें भी वुड लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे। तो जब हमने इसको वुड लैम्प पे देखा, वहाँ पे हमारी जो टीनिया वर्सिकुलर थी वहाँ पे गोल्डन येलो कॉलोनीज दिख रही थी, तो यहाँ पे भी हमारी फ्लोरेसेंस दिखेगी। क्यों दिखेगी, इसका स्पेसिफिक हमने कलर नहीं बोला, बस फ्लोरेसेंस दिखेगी हमारी माइक्रोस्पोरम के लिए और ट्राइकोफाइटन के लिए। इसमें ये ध्यान रखो, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन के लिए दिख रही है, एपिडर्मोफाइटन के लिए नहीं दिख रही। क्यों दिख रही है, ड्यू टू टेरिडीन पिगमेंट प्रेजेंट, टेरिडीन पिगमेंट की वजह से हमें फ्लोरेसेंस दिख रही है, टेरिडीन पिगमेंट की वजह से, ठीक है। अब हमने स्पेसिमेन कलेक्ट करा, तो जनरल हम लोग बात करेंगे कि जनरल हमारा सबका स्पेसिमेन कलेक्शन की क्या टेक्निक होती है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जनरल हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किन स्क्रैपिंग, हेयर या नेल जहाँ पे भी है वो लेंगे और उसको ब्लैक फोल्डेड पेपर में फोल्ड करके रख देंगे एज अ कंट्रास्ट के लिए, ठीक है। और जो हमारा हेयर है और जो नेल है उसको ऐसे प्लक नहीं करना, अच्छे से कट करना है,
ठीक है, मतलब जो नेल्स है उसको अंदर से सिर्फ आगे से कट करके नहीं लेना, उसको प्रॉपरली पूरा नेल लेना है। और हेयर बस ऊपर से कट नहीं करना, पूरा हेयर प्लक करके लेना है, ठीक है। उसके बाद उसकी डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर देंगे। पहले तो हम KOH पे QH माउंट डायरेक्टली कर देंगे, या कैल्क्यूफ्लावर वाइट स्टेन पे करेंगे। तो हमें क्या दिखेगा, थिन सेप्टेड हाइलिन हाइफी दिखेंगे विद आर्थ्रोकोनिडिया, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो जो हमारा आर्थ्रोकोनिडिया वो सरफेस पे दिखेगा तो उसको बोलते हैं एक्टोथ्रिक्स, या वो विद इन द शाफ्ट के अंदर होगा तो उसको बोलते हैं एंडोथ्रिक्स, ठीक है। एक्टोथ्रिक्स और एंडोथ्रिक्स, ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद हमारा आ गया कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर हमने करना है पोटैटो डेक्सट्रोज एगार पे, जहाँ पे हमारी स्पोरुलेशन दिखेगी। मैक्रोस्कोपिकली ये कैसी दिख रही है, इसकी ग्रोथ, टेक्सचर, पिगमेंटेशन और कॉलोनी की टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा है एक्टोथोरिक्स, क्योंकि सारा बाहर बाहर है एक्टोथ्रिक्स, और ये अंदर है तो ये एंडोथ्रिक्स हो गया, ठीक है। ये हमारे अलग अलग माइक्रोकाइनिडियस दिखाए हैं, ये नहीं इम्पोर्टेंट। अब माइक्रोस्कोपिकली हमने कहाँ करा है, LPCB माउंट पे करा है, और वहाँ पे हमें दो तरह के स्पोर्स दिखे हैं, माइक्रोकनीडिया और मैक्रोकनीडिया। साथ में हमें इसके हाइफे भी दिखे हैं, स्पेशल हाइफे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें नोट आ सकता है, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन। इसके माइक्रो और मैक्रोकनीडिया, माइक्रो हमारे थिन वोल्ड होंगे, माइक्रो इसमें बहुत सारे होंगे, और थिन वोल्ड है मैक्रो हमारे, और पेंसिल शेप्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे थिक वोल्ड है, और ये हमारे क्लब शेप्ड है। इसको इतनी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं अलग अलग हमारे जो टीनी हैं, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, जो एथलीट फुट है टीनिया पीडिस। तो लाइन वाइज शुरू करते हैं। टीनिया कैपिटस जो हमारा स्कैल्प पे होता है उसे हम टीनिया कैपिटस बोलते हैं। जो बेसिकली स्कैल्प पे हमारी लीजन्स होती हैं, हेयर शैफ्ट्स को इन्वॉल्व करती हैं, उसको हम टीनिया कैपिटस बोलते हैं। इसमें हमारी 4 टाइप्स होती हैं, किरियन, फेवस, एक्टोथोरिक्स और एंडोथ्रिक्स। एक्टोथ्रिक्स और एंडोथ्रिक्स तो हमने पहले ही बात कर ली। जो हमारे हेयर शाफ्ट की सरफेस पे है आर्थ्रोस्पोर, तो उसको हम एक्टोथ्रिक्स बोलेंगे। अगर विद इन द हेयर है तो उसे हम एंडोथ्रिक्स बोलेंगे। एक्टोथ्रिक्स और एंडोथ्रिक्स, कीरियन में हमारी पेनफुल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाता है और बॉगी लीजन्स होती है स्कैल्प पे, तो बॉगी लीजन्स ऑन स्कैल्प। फिर हमारी फेवस में हमारी कप लाइक क्रस्ट स्कैटुला होता है हमारे हेयर्स पे। तो ये 4 है हमारी टीनिया कैपिटल्स में, फेवस, एक्टोथ्रिक्स और एंडोथ्रिक्स। उसके बाद हमारा आ गया टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस हमारा अब हेयर के अलावा कोई भी रीजन है, नॉन हेयरी रीजन, उस पर हमारी होगी। फिर हमारा आ गया टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस को हम एथलीट फुट बोलते हैं। तो जो हमारे फुट के बीच में वेब स्पेसिस है, वहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन होती है, जो हमारी सोल में भी जा सकती है इन मोकासिन पैटर्न। तो मोकासिन पैटर्न इस पर इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाला, ठीक है। उसके बाद हम आ गया टीनिस कुरेरिस, जो जॉ किच भी है, जो ग्रोइन एरिया में होती है। फिर बारबे जो मुस्टैच में होएगी, फेकाई फेस पे, एम्ब्रिकिटा अंगैनम नेल पे होएगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद रख लो। जो हमारा टीनिया पेडिस एथलीट फिट है, जिसको मोकासिन पैटर्न बोलते हैं, मोकासिन पैटर्न बोलते हैं जिसको, ठीक है। और कैपिटिस हमारी जो स्कैल्प में होगी, उसमें केरियन, फेवस, एक्टोथ्रिक्स, एंडोथ्रिक्स, ये सारे हो गए, ठीक है। और इसमें हमारी केरियन में बोगी स्वेलिंग है, लीजन्स है। फेवस में हमारी कप लाइक क्रस्ट है, स्कैटुला। और एक्टोथ्रिक्स, एंडोथ्रिक्स। मेन एथलीट फुट में हमारी मोकासिन पैटर्न है। तो ये हमारा डर्मेटोफाइटन हो गया। इसके अदर टेस्ट में एक हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हेयर परफोरेशन टेस्ट। हेयर परफोरेशन टेस्ट है जो ट्राइकोफाइटन के लिए और हमारा मेनली माइक्रोस्पोरम के लिए पॉजिटिव होता है और बाकी सब के लिए नेगेटिव होता है। इसमें हम पेट्री डिश में वाटर, यीस्ट एक्सट्रैक्ट और हेयर डाल के करते हैं। तो फंजाई जो है पेयर्स कर देती है उसको सबको और वेज शेप परफोरेशन बनाती है। तो ये हेयर परफोरेशन टेस्ट है। हेयर को परफोरेट करते हुए वो वेज शेप परफोरेशन बनाती है। कौन कौन? ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ठीक है। उसके बाद डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडिया होता है जिसमें कलर चेंज होते हैं, PCR और स्किन टेस्ट हो गया। तो ये हमारी सुपरफिशियल माइकोसिस होगी जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी हमारी डर्मेटोफाइट। अब आगे चलते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस।
कई जगह पे इस पे केस भी आ जाता है माइसोटोमा पे। तो इसमें माइसोटोमा एक सबसे पहली है जिसको हम मधुरा फुट भी बोलते हैं और मधुरा माइकोसिस भी बोलते हैं। तो माइसिटोमा, मधुरा फुट और मधुरा माइकोसिस, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो माइसिटोमा हमारी क्रॉनिकली स्लो प्रोग्रेसिव ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन है ऑफ स्किन एंड सबकुटेनियस टिश्यू। बेसिकली स्किन पे भी हो सकती है और सबकुटेनियस टिश्यू पे भी हो सकती है। क्रॉनिक होती है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करके हमारा ग्रैनुलोमा बनाती है। क्लिनिकली इसमें 3 फीचर्स होते हैं। 3 फीचर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? स्वेलिंग, डिस्चार्जिंग साइनस एंड ग्रैनुअल्स। तो इसमें ये डायग्राम देखो, इसमें स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के अंदर डिस्चार्ज होगा, स्वेलिंग होगी, उसमें डिस्चार्ज होगा और पल्स होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब टाइप ऑफ माइसिटोमा। माइसिटोमा हमारी 2 तरह की होती है, यू माइसिटोमा और एक्टिनोमाइसिटोमा। जो हमारी यू माइसिटोमा है वो ट्रू माइसिटोमा है। तो ट्रू मतलब वो फंगल एजेंट से ही हो रही है, और फिर हमारी बैक्टीरियल वाली एक्टिनोमाइसिटोमा वो फंगल एजेंट से हो रही है, ठीक है। और इन दोनों को हम डिफ़र कैसे कर सकते हैं? बेस ऑन इनके जो हमारे फंगल्स के अंदर जो ग्रैनुअल्स होंगे वो अलग होंगे और दूसरे में हमारे ग्रैनुअल्स अलग होंगे। तो अगर हम बात करें एक बार इसके डिफरेंस की थोड़ी सी, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये देखो, यूमाइसिटोमा और एक्टिनोमाइसिटोमा, ठीक है। जो हमारा यूमाइसिटोमा है वो फंगल की वजह से हो रहा है और एक्टिनोमाइसिटोमा हमें बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसमें भी साइनस है, इसमें भी है। इसमें साइनसिस हमारे अर्ली आ जाते हैं, इसमें लेट आते हैं। और डिस्चार्ज, अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, इसमें हमारी सीरस डिस्चार्ज होता है, इसमें हमारा परुलेंट डिस्चार्ज होता है। ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स हमारे इसमें ब्लैक ग्रैन्यूल्स होते हैं और इसमें वाइट ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ये हमारे ग्रैन्यूल्स भी डिफरेंट होते हैं, जिससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा वाला है, ठीक है। और इसके ग्रेन्स में हमें फंगल हाइफे दिखेंगे और इसके ग्रेन्स में हमें फिलामेंटस बैक्टीरिया दिखेगा, ठीक है। तो अब दोबारा इस पे आ जाओ। तो मधुरा माइकोसिस को मधुरा फुट भी बोलते हैं। तो फुट पे हमारी स्वेलिंग, डिस्चार्जिंग साइनस और ग्रैन्यूल्स होंगे। और अगर तो वो यूमाइसिटोमा होगा तो हमारी ब्लैक होगी, और अगर हमारा एक्टिनोमाइसिटोमा होगा बैक्टीरिया की वजह से तो वाइट या रेड हो सकती है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट हमारा पता लग गया। तो उसके बाद हमारा एक और होता है बोट्रोमाइकोसिस। एक तो यूमाइसिटोमा, एक है एक्टिनोमाइसिटोमा, तीसरा है बोट्रोमाइकोसिस, जो स्टैफ ऑरियस की वजह से कंडीशन होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि जो हमारा कॉजेटिव एजेंट है यूमाइसिटोमा, बेसिकली वो हमारा, यहाँ पे हम यूमाइसिटोमा की बात कर रहे हैं, एक्टिनोमाइसिटोमा हम अलग चैप्टर में बात करेंगे क्योंकि वो फंगस नहीं है। तो यूमाइसिटोमा हमारा स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू के थ्रू एंटर करता है। एंटर करने के बाद तो बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम्हें आएगा कि उसको कोई थॉर्न प्रिक हुई थी या कोई स्प्लिंटर इंजरी थी। थॉर्न प्रिक और स्प्लिंटर इंजरी की वजह से जो हमारा एक्टिनोमाइसिटोमा यूमाइसिटोमा में से जो यूमाइसिटोमा है वो अंदर एंटर कर गया। इनिशियली पहले माइक्रो एब्सेस बनी, ठीक है, लेटर उसके बाद क्रॉनिक ग्रैनुलोमा बन गया। तो ग्रैनुलोमा में हमारी स्वेलिंग और डिस्चार्जिंग पस होगी। तो क्लिनिकल में उसके वही ट्रायड है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वेलिंग होएगी, डिस्चार्जिंग साइनस होंगे और साइनस में ग्रैनुअल्स होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा इसके डिफरेंस भी है कि कैसे यूमाइसिटोमा एक्टिनोमाइसिटोमा से डिफर करता है, ठीक है। यूमाइसिटोमा फंगल है एजेंट, इसमें हमारा एजेंट फंगल नहीं है। जो इसका ट्यूमर है वो सिंगल वेल डिफाइंड है, ठीक है, उसका मार्जिन्स होंगे। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वाले ज़्यादा मार्जिन्स जो है इल डिफाइन होंगे और मल्टीपल ट्यूमर्स होंगे। इसके साइनसिस अपेयर लेट, इसके अपेयर अर्ली। इसमें सीरस डिस्चार्ज है, इसका परुलेंट डिस्चार्ज है। इसकी ग्रेन्स हमारी ब्लैक या वाइट है, इसकी वाइट और रेड है,
इसमें फंगल हाइफे दिखेंगे जब हमने ग्रेन्स को देखा, और इसकी ग्रेन्स में हमारी फिलामेंटस बैक्टीरिया दिखेगा। तो जो मोटा मोटा तुमने याद रखना है वो ये याद रख लो कि इसकी ग्रेन, हमारे ग्रेन्स में फंगल हाइफे होंगे, इसमें बैक्टीरिया होगा ग्रेन्स में। ठीक है, अब हमारा आगे हम चलते हैं, इसका लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे मधुरा माइकोसिस का। तो इसका लैब डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्या करना है, पहले जो हमारी ये लीजन है इसको क्लीन करना है एंटीसेप्टिक के साथ, और फिर हमने ग्रेन्स को कलेक्ट करना है बाय स्टेराइल गॉज। एक गॉज के थ्रू हमने इन ग्रेन्स को कलेक्ट करना है, साइनस को अच्छे से प्रेस करके फ्रॉम पेरिफेरी बाय यूजिंग अ लूप। तो मतलब हमने पहले साइनसिस को अच्छे से प्रेस किया और उसको एंटीसेप्टिकली क्लीन किया, और वहाँ से हम लोगों ने ग्रैन्यूल्स लिए। अब जो ग्रैन्यूल्स हमने लिए उनको वॉश किया सलाइन के अंदर, और 2 स्लाइड्स ली, और उन दोनों स्लाइड्स के बीच में हमने ग्रैन्यूल्स को क्रश कर दिया। ठीक है, तो पहले हमने एंटीसेप्टिक कंडीशन के साथ ग्रैन्यूल्स लिए स्टेराइल गॉज के थ्रू, और फिर हमने उन दोनों स्लाइड्स के बीच में उसे क्रश कर दिया ग्रैन्यूल्स को। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिकली हमारे ग्रैन्यूल्स कैसे दिखेंगे, उसका जो कलर है वो अलग होगा अगर तो यूमाइसिटोमा होगा। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ग्रैन्यूल्स की दोनों की अलग होगी, वो हमने ऊपर बात की है। अगर यूमाइसिटोमा होगा तो ब्लैक होगी, एक्टिनो होगा तो वाइट और रेड होगी, और उसके अंदर अलग ही हमें स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे होंगे, फंगल हाइफे और फिलामेंटस बैक्टीरिया। ठीक है, अब अगर हमें यूमाइसिटोमा लग रही है तो हमें ग्रेन्स का KOH माउंट करना है। जब हम KOH माउंट करेंगे तो हमें फंगल हाइफे दिख जाएंगे जो 2 म्यूमीटर से बड़े होंगे। ठीक है, और अगर हमें एक्टिनोमाइसिटोमा लग रहा है तो हम उसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे, जिसमें से हमें लेस देन 2 माइक्रोमीटर के हमें जो है एक्टिनोमाइसिटोमा दिख रहे होंगे। अब एक्टिनोमाइसिटोमा में एक्टिनोमाइसीट्स हो सकता है, नोकार्डिया हो सकता है, तो वो उस चैप्टर में हम बात करेंगे। अगर नोकार्डिया तो वो एसिड फास्ट होता है, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकली हमारा यूमाइसिटोमा में ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन होएगा विद पैलेसाइट अरेंजमेंट ऑफ हाईवे इन द सीमेंट सब्सटेंस। इसकी डायग्राम है नहीं, तो इसको ऐसे समझो कि जो हमारे ग्रैनुलोमा है उसमें अरेंजमेंट होगी पैरासिटिंग, मतलब एक के पीछे एक ऐसे पैरेलली लगे होंगे। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटोमा में हमारा जो ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन है उसमें मार्जिन में क्या होएगा, फिलामेंटस बैक्टीरिया। अब हम लोग कल्चर कर रहे हैं, तो इसको कल्चर करने के लिए हमने जो सैंपल लिए हैं उसको अगर तो यूमाइसिटोमा है तो STA में करेंगे, अगर तो बैक्टीरिया फिर हम लोवेंसन जैनसन में LJ मीडिया में करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी ग्रोथ रेट की, कॉलोनी वगैरह की। तो ये हमारा हो गया मधुरा माइकोसिस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे क्वेश्चन आ जाते। रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारी सबक्यूटेनियस माइकोसिस है, तो ये हमारी स्लोली प्रोग्रेसिव ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है सबक्यूटेनियस टिश्यू की। इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई थॉर्न प्रिक होनी चाहिए या स्प्लिंटर इंजरी होनी चाहिए, उसके बाद ये एक्सीडेंटली हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इसमें हमारे 3 फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स होगा, ट्रायड ऑफ स्वेलिंग होगी, डिस्चार्जिंग साइनस होगा, और प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स होगी। स्वेलिंग होगी, ठीक है, पहले नंबर पे हमारी स्वेलिंग होगी, फिर डिस्चार्जिंग साइनसेस होंगे और ग्रैनुल्स की प्रेजेंस होगी। तो इसको मधुरा माइकोसिस, मधुरा फुट और माइसिटोमा भी बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की है, यूमाइसिटोमा, एक्टिनोमाइसिटोमा। यूमाइसिटोमा फंगल, एक्टिनोमाइसिटोमा हमारी बैक्टीरियल। तो ये हमारी फंगल है, तो इसमें फंगल हाइफे दिखेंगे और फंगस की वजह से हमारा ब्लैक होगी। और ये बैक्टीरियल है, इसमें हमारा फिलामेंटस बैक्टीरिया दिखेगा जिसका साइज़ छोटा होगा, हाइफे का साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके जो साइनसेस होंगे ये लेट आएंगे और इसमें साइनसेस अर्ली आएंगे। तो इसमें ऐसे याद रखो, बड़ी चीज़ है ना, हाइफे बड़े हैं तो वो इसलिए लेट आएंगे, और ये सीरियस होते हैं, ये हमारे परवलेंट होंगे। तो ये लेट आएंगे तो अच्छे से आराम से बन के आएंगे, तो सिंगल वेल डिफाइंड, ऐसे याद करने का तरीका है बस। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, पहले हमने बोला हाइफे हैं, बड़े हैं और बड़े हैं तो सिंगल होंगे, और अच्छे से टाइम से आ रहे हैं, लेट से आ रहे हैं, बड़े आराम से आ रहे हैं, तो वेल डिफाइंड मार्जिन्स के साथ आएंगे। और इसका डिस्चार्ज क्या होगा, सीरस, और हमारे ये ब्लैक कलर के होंगे या वाइट भी हो सकते हैं। और ये हमारे जल्दी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे एकदम से, और इल डिफाइंड कोई चीज़ जल्दी में हुई है तो वो अच्छे से नहीं होगी, तो इल डिफाइंड मार्जिन्स होंगे। और फिलामेंटस है जिसका साइज़ छोटा है। ठीक है,
उसके बाद हमारी इसमें एग्जांपल्स दी है जो हम थोड़ी सी रीड करेंगे। और उसके बाद हमारा जो है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही 3 ट्रायड होंगे, स्वेलिंग जिसे हम ट्यूमीफेक्शन बोलते हैं, डिस्चार्जिंग साइनस और हमारे ग्रेन्यूल्स होंगे। अब हमारा आ गया लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में हम लोगों ने जो ग्रेन्यूल्स हैं वो लेने हैं एंटीसेप्टिकली प्रिकॉशंस के साथ साइड से, उसको अच्छे से दबा के, ठीक है। जब हम अपने ग्रेन्यूल्स लिए उसको हम लोगों ने स्लाइड के बीच में रख के रब करना है। तो जब हमने स्लाइड में रख के रब किया तो हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक देखा। तो माइक्रोस्कोपिकली हमने कलर साइज वगैरह देखा। अगर तो यूमाइसिटोमा होगा तो तुम KOH माउंट कर सकते हो। अगर एक्टिनोमाइसिटोमा होगा तो हमें ग्राम पॉजिटिव करना है स्टेन, क्योंकि उससे हमें बैक्टीरिया दिख जाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज और नोकार्डिया। जो नोकार्डिया वो ग्राम स्टेन की जगह एसिड फास्ट स्टेन करता है, क्योंकि उसमें हम ZN करेंगे इसलिए, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकली हमारा यूमाइसिटोमा और एक्टिनोमाइसिटोमा में ग्रैनुलोमा भी अलग अलग बनता है। जो यूमाइसिटोमा का होता है उसमें ग्रैनुलोमा में पहले सीडिंग अरेंजमेंट होती है और एक्टिनोमाइसिटोमा में ऐसी अरेंजमेंट नहीं होती। कल्चर हमारा अगर तो फंगस है तो STA करेंगे, बैक्टीरिया है तो एल्जे मीडिया से करेंगे। उसके बाद अगली हमारी आ गई सबक्यूटेनियस में स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोरोट्राइकोसिस को हम लोग रोज गार्डनर्स डिसीज़ भी बोलते हैं, स्पोरोट्राइकोसिस या रोज गार्डनर्स डिसीज़, ठीक है। अब ये हमारी सबक्यूटेनियस नोड्यूलो अल्सरेटिव लीजन होती है। ये कौन करता है? डायमॉर्फिक फंगस स्पोरोथ्रिक्स शंकाई। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है हमारा? स्पोरोथ्रिक्स शंकाई, इसको हम लोग रोज गार्डनर्स डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या है कि ये हमारी सबक्यूटेनियस है सारी, तो ये स्किन पे कुछ ना कुछ कर रही होंगी। तो क्या होता है, जो स्पोर्स है शंकाई के वो हमारी स्किन पे आते हैं जब हमें माइनर ट्रॉमा होता है थॉर्न प्रिक के थ्रू। इन सब में थॉर्न प्रिक मोस्टली कॉमन होगा। जब हमने पीछे किए थे डीप वाले और सिस्टमिक, वहाँ हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला था इन्वॉल्व होगा। तो ये वाले जो हमारे सारे हैं इसमें एक कॉमन फीचर ये है कि इन सब में हमारा जो है थॉर्न प्रिक की हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो जो एंजाइम सिक्रीटेड होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? प्रोटीनेज और एस्पार्टिक प्रोटीएज और सेरीन प्रोटीनेज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर ये याद रखो कि स्किन पे थॉर्न प्रिक की वजह से हमारे 2 टाइप की लीजन्स आती है, एक लिम्फोकुटेनियस टाइप की और एक दूसरी, ठीक है। लिम्फोकुटेनियस हमारी क्या होती है? नोडुलो अल्सरेटिव पेनलेस लीजन्स होती हैं, जिसको हम स्पोरोट्राइकोइड पैटर्न होता है जिसका, ठीक है। स्पोरोट्राइकोइड पैटर्न, बस इतना याद रखो, स्पोरोट्राइकोइड पैटर्न होता है नोडुलो अल्सरेटिव का। और जो हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं वो हमारी इनलार्ज होती हैं। और आगे दूसरे क्लिनिकल्स, उसमें हमारा COPD हो सकता है, डिसेमिनेटेड स्पोरोट्राइकोस एड्स हो जाता है, और फिक्स क्यूटेनियस होता है जिसमें सिंगल नोड्यूली मिलती है। तो ये हमारा हो गया। इसके अब आ गया लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी हमने बोला था स्किन पे होगी, तो स्किन से हम लोगों ने लीजन ली और पस ली, अगर पस है, नोड्यूल्स लिया, या उससे कार्ट्रेज जो हमारी मशीन है उससे थोड़ा सा अल्सर का हिस्सा लिया हमने, उसको फिर हमने KOH माउंट किया और कैल्कोफ्लार स्टेन की। जब हमने स्टेन की तो हमने देखा कि ये सेल्स हमें दिख रहे हैं स्टेन करने के बाद, जब हमने उसे माइक्रोस्कोपी पे देखा, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें होती है एस्टेरॉइड्स बॉडी। तो हमारा स्पोरोथ्रिक्स शंकाई में होती है एस्टेरॉइड बॉडी। स्पोरोट्राइकोसिस में हमारी कौन सी बॉडीज दिख रही है? एस्टेरॉइड बॉडी। तो एस्टेरॉइड बॉडी क्या होती है? इसमें बीच में सेंट्रल बेसोफिलिक यीस्ट सेल्स होते हैं और साइड पे हमारा ऐसे इयोसिनोफिलिक मास जो है ऐसे रेडिएट कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्प्लेंडर ह्योपिली फिनोमिना। तो इस पे नोट आ सकता है हमारा स्प्लेंडर ह्योपिली फिनोमिना, ठीक है। जो हमारा जाइगोमाइकोसिस में भी देखा जाता है, कैंडिडियासिस, एस्पिलोजोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस में भी देखा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लेंडर ह्योपिली फिनोमिना, ठीक है। ये चीज़ होगी स्प्लेंडर ह्योपिली फिनोमिना। और कल्चर इसको हम कहाँ करते हैं? कल्चर करने के लिए हम लोग STA में कल्चर करते हैं। STA में जब कल्चर करेंगे तो हमारी कैसे पैटर्न्स आएंगे? फ्लावर लाइक पैटर्न दिखेगा, ठीक है। जो माइसीलिया वो ऐसे फ्लावर लाइक पैटर्न बनाएगा। और 25 डिग्रीज पे, क्योंकि हमें हाइफा दिखना है, मोल्ड दिखने हैं, ठीक है।
और 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी क्या दिख रही है, मॉइस्ट क्रीमी वाइट कॉलोनीज दिखेगी। सीरोलॉजी की तो उसमें हम लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, स्किन टेस्ट हमारा इसमें पॉजिटिव आता है। तो मेनली हमने स्पोरोथ्रिक्स में याद रखना है कि हमारी स्पोरोट्राइकोसिस में एस्टेरॉयड बॉडी होती है। एस्टेरॉयड बॉडी के साथ जो हमारा फिनोमिना है वो था स्प्लेंडोर ह्योपिली फिनोमिना, जो इम्पोर्टेंट हमने याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब अगली हमारी है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। तो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस जो है ये हमारी डर्मेटेशियस फंजाई है। तो डर्मेटेशियस और डायमॉर्फिक अलग अलग होता है, इस पर भी नोट आ जाता है। डर्मेटेशियस होता है जो हमारी पिगमेंट फॉर्म करती है, फाइवर्ड फंजाई जो पिगमेंटेड फंजाई होती है जिसके पास पिगमेंट होता है। तो ये क्या करती हैं, इसमें स्क्लेरोटिक बॉडीज़ होती हैं। वहाँ हमने एस्टेरॉयड बॉडी पढ़ी और यहाँ हमारी बॉडीज़ होती हैं स्क्लेरोटिक बॉडी होती है। ठीक है, और इसमें हमारे एजेंट्स कौन कौन से हो गए, स्क्लेरोटिक बॉडी है तो ये इसमें एजेंट्स इन्वॉल्व है। इसमें से क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है ना, तो हमारा क्लैडोस्पोरियम याद रख लो एक। ठीक है, जो लीजन्स है हमारी बेसिकली वेरुकोस लीजन्स होती है, वेरुकस लीजन्स होती हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, वेरुकस लीजन्स होती है। और जो हमारी स्क्लेरोटिक बॉडी है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है कि ब्राउन थिक कलर की वेव्ड राउंड सेल्स होते हैं, ब्राउन थिक राउंड वेव्ड सेल्स होते हैं। और इसको हम मेडलर बॉडी से बोलते हैं। जैसे कॉपर की पेनीस नहीं पड़ी होती है, देखो कॉपर पेनीस जो कॉपर के सिक्के होते हैं, मेडलर्स बॉडी भी बोलते हैं, स्क्लेरोटिक बॉडी भी बोलते हैं, म्यूरिफॉर्म सेल्स गोल्डन ब्राउन होते हैं ये, और कॉपर पेनीस भी बोलते हैं। तो इसी के 4 नेम है, स्क्लेरोटिक बॉडी, मेडलर बॉडी, म्यूरिफॉर्म सेल और कॉपर पेनी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। उसके बाद हमारा लास्ट वाला आ गया फियोहाइफोमाइकोसिस। फियोहाइफोमाइकोसिस को क्रॉनिक सबकुटेनियस लीजन्स बोलते हैं। ये भी डर्मेटेशियस करती है। तो डर्मेटेशियस हमारी एक कर रही है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस का दूसरी हमारी कर रही है फियोहाइफोमाइकोसिस। ठीक है, अब ये जो है इसमें एजेंट्स कौन से हैं, एल्टेनिया, बाइपोलैरिस, अगर ये याद होते हैं तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी डिटेल लिख देना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फियोहाइफोमाइकोसिस जो डर्मेटेशियस फंजाई है। फिर हमारी आ गई राइनोस्पोरिडियोसिस। उसमें देखो हमारा जो नोज है ना, नोज में फेब्राइल पॉलिप्स बनते हैं। यहाँ पे डायग्राम नहीं है, तो जो नोज है बंदे का उसमें यहाँ पे पॉलिप दिख रही होगी, आउटग्रोथ दिख रही होगी, लार्ज फेब्राइल पॉलिप्स दिखते हैं राइनोस्पोरिडियम सीबेरी की वजह से। ठीक है, और बेसिकली सोर्स क्या है कि जब बंदा स्टैग्नेंट वाटर में स्विमिंग कर रहा होता है, स्विमिंग करने की वजह से स्टैग्नेंट वाटर में जिस वजह से हमारे इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये हमारा राइनोस्पोरिडियोसिस का। इसमें हम डायग्नोसिस क्या करते हैं, हमें फ्रूल्स दिखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एंडोस्पोर्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमारी आगे ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस। तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने जो है मधुरा फुट और मधुरा माइकोसिस को अच्छे से रिवाइज कर लिए। उसके बाद हमारा अगला था तो दूसरे नंबर पर स्पोरोट्राइकोसिस, जिसको रोज गार्डनर्स डिसीज बोलते हैं, जो रोज प्रिक के थॉर्न प्रिक की वजह से होता है। ठीक है, इसमें जो मेजर पॉइंट हमने याद रखना था, इसमें हमने मेजर पॉइंट ये याद रखना था कि इसमें एस्टेरॉइड्स बॉडी होती है जिसे हम स्प्लेंडर ह्योपिली फिनोमिना भी बोलते हैं, कि साइड पे इयोसिनिक जो है एंटीजेनिक एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, कल्चर में हमने SDA कल्चर करा तो उसमें हमारा फ्लावर लाइक पैटर्न हमें दिखेगा और मॉइस्ट क्रीमी कॉलोनीज दिखती हैं। फिर क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में मैंने बोला स्क्लेरोटिक बॉडी दिखती है, कॉपर पेनिस दिखती है, इसको मेडलर बॉडी या म्यूरिफॉर्म बॉडीज भी बोलते हैं, और इसमें वेरुकोस लीजन्स होती हैं। फियोहाइफोमाइकोसिस में ये डर्मेटेशियस फंगाई है, और राइनोस्पोरिडियोसिस इसमें पॉलिप्स बनते हैं। अब आ गया ऑपर्चुनिस्टिक फंगल एजेंट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी ऐसा नोट आ सकता है। अब इससे पहले देखो हमने राइनोस्पोरिडियोसिस कर लिया जिसमें हमने फ्रेबाइल पॉलिप बोला था, कैंडिडा में कर लिया हमने, माइसिटोमा कर ली, थर्मल वाला कर लिया, डर्मेटोफाइट्स कर लिया, उसका लैब डायग्नोसिस, सिस्टमिक माइकोसिस, ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने। ठीक है, अब हमारी बात आती है ऑपर्चुनिस्टिक फंगल एजेंट्स पे। इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है। तो ऑपर्चुनिस्टिक फंगल एजेंट्स हमारे कौन कौन से, ये मेजर 4 है, न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाए, जाइगोमाइकोसिस, अस्परजिलोसिस और पेंसिलोसिस। तो ये 4 हमारे मेन ऑपर्चुनिस्टिक फंगल एजेंट है, न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाए, जाइगोमाइकोसिस,
अस्परजिलोसिस, पेंसिलोसिस। ठीक है, तो ये 4 हमारे मेन है। उसके अलावा ये हमने ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मा, जो डार्लिंग डिसीज़ था, ठीक है, ये सारा हमने, कैलिफोर्निया डिसीज़, ये सब हमने कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक रह जाएगी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, जो हम इसके बात करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूमोसिस्टिस निमोनिया की। जो न्यूमोसिस्टिस है वो बेसिकली अभी हम लोग प्रोटोजोआ में था, प्रोटोजोआ माना जाता था उससे पहले, अब इसे हमने फंगस के अंदर रख दिया है। ठीक है, तो इसलिए उसको रीनोम कर दिया हमने न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई। ठीक है, न्यूमोसिस्टिक जिरोविकाई की पैथोजेनेसिस क्या है, अब इसकी पैथोजेनेसिस समझो पहले। ठीक है, तो न्यूमोसिस्टिस की पैथोजेनेसिस क्या है कि ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस्ट में और ट्रोफोजोइड्स में। ठीक है, जो सिस्ट है वो फ्री होती है इन्वायरमेंट में। ठीक है, सिस्ट हमारी इन्वायरमेंट में फ्री होती है, तो जो सिस्ट फॉर्म है हमारी इन्वायरमेंट में फ्री होती है, तो जो सिस्ट है वो हमारी इनहेल होती है। इनहेल होने के बाद वो लंग्स में जाती है, लंग्स में जाके वो कन्वर्ट होती है दोबारा ट्रोफोजोइड स्टेज में। ठीक है, हमने बोला ना इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, तो बेसिकली हमारी वो इन्वायरमेंट में होती है सिस्ट की फॉर्म में। तो इन्वायरमेंट में मेनली हमारी ये सिस्ट की फॉर्म में है, तो सिस्ट से ये इनहेल करके लंग्स में जाती है, लंग्स में जाके ये ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब ये ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट होती है, एज अ रिजल्ट हमारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने लग जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने की वजह से हमारा प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक्सिड्यूट जो है हमारा फ्रोथी हो जाता है, जो पूरी एल्वेलाई को भर देता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल निमोनिया। प्लाज्मा सेल निमोनिया, तो हमारा प्लाज्मा सेल निमोनिया होता है न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई की वजह से। देखो, सिस्ट फॉर्म थी इन्वायरमेंट में, वो हमने इनहेल की, लंग्स में गई और ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट होगी, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ ट्रोफोजोइड की वजह से, जिसमें प्लाज्मा सेल्स बने, प्लाज्मा सेल्स के साथ फ्रोथी एक्सुडेट हुआ, जिसको हमने बोला प्लाज्मा सेल निमोनिया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्लाज्मा सेल निमोनिया। अब इसको यहाँ पे देखो, न्यूमोसिस्टिक सिस्ट भी होती है, ट्रोफोजोइड भी होती है। तो सिस्ट हमने इनहेल की, इनहेल करने की वजह से वो लंग्स में गई, लंग्स में जाके वो ट्रांसफॉर्म हुई ट्रोफोजोइड स्टेज में। तो जब वो ट्रोफोजोइड स्टेज में ट्रांसफॉर्म हुई तो प्लाज्मा सेल्स बहुत सारे आ गए, जिससे फ्रोथी एक्सुडेट हो गया, जिसको हमने बोला प्लाज्मा सेल निमोनिया। तो प्लाज्मा सेल निमोनिया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हमने बोला है प्लाज्मा सेल निमोनिया। अब अगर लैब डायग्नोसिस की बात करें, लैब डायग्नोसिस हम करेंगे तो इसके लिए जो स्टेन यूज़ होती है वो हमारी होती है गमोरी मिथामिन स्टेन। तो गमोरी मिथामिन स्टेन में जो हमारी सिस्ट है वो ब्लैक कलर की दिखती है, क्रस्ट पिंक बॉल अपीयरेंस। तो देखो, गमोरी मिथामिन, हमारे पीछे ग्रीन कलर की सारी स्टेन, और ये पीछे जो पिंक पोंग बॉल है, ये ब्लैक कलर की पिंक पोंग बॉल अपीयरेंस देती है हमारी ग्रीन बैकग्राउंड के अगेंस्ट, क्योंकि हमने जो स्टेन यूज़ की वो हमने की गमोरी मिथामिन स्टेन। ठीक है, तो जो हमारे पिंक पोंग ब्लैक क्रस्ट बॉल की अपीयरेंस में हमारी न्यूमोसिस्टिक जिरोविकाई दिखेगी लंग टिश्यू में। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी। इसके बाद दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा ये रेडियोलॉजी में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देता है, ये वाला पॉइंट। रेडियोलॉजी में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिखती है हमारी अर्ली स्टेजेस में। ठीक है, तो एक ये इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है इसकी। ठीक है, और इसको हम कल्टिवेट नहीं कर सकते, ना इसके सोरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी, ये पहली हमारी होगी ऑपर्चुनिस्टिक न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई, जो हमने पैथोजेनेसिस कर ली कि इनहेल होती है सिस्ट फॉर्म में, जिसको हमने प्लाज्मा सेल निमोनिया बोला है। दूसरा हमने बोला कि गमोरी मिथामिन स्टेन में एक क्रस्ट पिंक बॉल अपीयरेंस देता है और इसकी ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी आती है। अब दूसरी हमारी आ गई जाइगोमाइकोसिस। जाइगोमाइकोसिस में हमारी 2 आती है, राइजोपस और म्यूकर, जो हमारी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, बट हमने सारी नहीं करनी। जो म्यूकर की वजह से होती है उसको हमने म्यूकोर माइकोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो माइसीलियल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और क्लिनिकल फीचर्स भी आते हैं, इसको भी मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, अब जो हमारी म्यूकोर माइकोसिस है उसमें हमारे स्पोर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने
म्यूकोरमाइकोसिस करनी है वो ऐसे एनवायरनमेंट में पड़े हैं बहुत सारे, ठीक है, वो या इनहेल होंगे, ठीक है, या इनोकुलेट होंगे या इंजेक्शन होगी, ठीक है। इन तीनों तरीक़ों से स्पोर हमारे अंदर एंटर करे। जब वो एंटर करे तो वो एसेप्टेड हाइफे में चेंज हो गए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके हाइफे एसेप्टेड है, आगे हम एक फंजाई पढ़ेंगे वहाँ पे सेप्टेड हाइफे होंगे। तो एसेप्टेड हाइफे हो गए जो हमारा इन्वेजिव है और इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे देखो, ज़ाइगोमाइकोसिस हमारा राइजोपस और म्यूक्यूर हमने पढ़ना है। म्यूकोर की हम बात कर रहे हैं, जो स्पोर्स है वो हमारे इनहेलेशन और नोकुलेशन और इंजेक्शन के थ्रू अंदर जाते हैं और माइसीलियल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है कि पहले से बंदे को अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, रीनल डिसीज़ है और अगर वो आयरन थेरेपी ले रहा है तो उन केसेस में कंडीशन जो है हमारी म्यूकोरमाइकोसिस होने की ज़्यादा हो जाती है। तो क्लिनिकली अभी कैसे प्रेजेंट करता है, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होती है, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होती है। तो राइनोसेरेब्रल में क्या है कि जिन पेशेंट्स में डायबिटिक कीटोएसिड है उनमें ज़्यादा होती है। बेसिकली आई से और फेशियल से शुरू होके वो हर जगह पे चल जाती है। मेन अभी तक बस ये याद रखो, इसमें एसेप्टेड हाइफे होते हैं और हमारा जो है स्पोर्स अंदर इंजेक्शन इनोकुलेट होते हैं या हमारे इनहेल होते हैं, ठीक है। आई से शुरू होके ये बाकी जगह प्रोग्रेस कर जाती है। फिर हमारा दूसरा आ गया पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, मतलब पल्मोनरी हो सकता है, डिज्निया, कफ, चेस्ट पेन, ये सब हो सकता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हमें नोडुलैरिटीज दिखेंगी। अब हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे क्योंकि इसको पल्मोनरी एस्पिरोलोजिजोसिस से हमें अलग करना होता है क्योंकि उन दोनों का ट्रीटमेंट हमारा अलग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी अगर तो 10 से ज़्यादा पल्मोनरी नोड्यूल्स, प्लूरल एफ्यूजन्स और साइनोसाइटिस दिखती है तो हमारी म्यूकोरमाइकोसिस है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने एस्पेजुलोसिस से डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको देखो यहाँ पे समझो पॉइंट एक कि जो हमारा एस्पेजुलोसिस है वो भी लंग को इफ़ेक्ट करता है और हमारा म्यूकोरमाइकोसिस भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसको हमने अलग करने के लिए हमने कौन से 3 पॉइंट्स करें, एक मोर देन 10 इक्वल टू 10 पल्मोनरी नोड्यूल्स है, फिर प्लूरल इफ्यूजन्स है और फिर अगर हमारा साइनोसाइटिस है तो इसका मतलब हमें उस पर्सन को क्या है, म्यूक्यूर माइकोसिस, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब हमारी आ गई हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग। तो हमने HNE की और मिथामिन सिल्वर स्टेन की, तो उसमें हमें क्या दिखता है, ब्रॉड एसेप्टेड हाइलिन हाइफी। मैं तुम्हें कहा था ना यहाँ पे याद रखना, एसेप्टेड दिखते हैं और हमारे ब्रॉड होते हैं। कल्चर जब हमने कल्चर किया तो हमने SDA पे कल्चर किया, तो इसकी कॉलोनीज़ क्या होती है, वाइट कॉटन वूली कॉलोनीज़ होती है और वाइट कॉटन वूली है, वूली होने की वजह से ये लिड को ऊपर को करती है, तो इसे हम लिड फिल्टर्स भी बोलते हैं। उसके बाद ये हमारी है उसमें म्यूकोर में, राइजोपस में हमारी क्या होती है, ब्लैक पेपर कॉलोनीज होती है जिसकी सॉल्ट वाटर अपीयरेंस होती है। तो ये दोनों का डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है जो हमने याद रखना है। म्यूकोरमाइकोसिस में हमारी वाइट कॉटनी वूली कॉलोनीज होती है जो लिड को लिफ्ट कर देती है और राइजोपस में हमारी ब्राउन ब्लैक कॉलोनीज होती है जिसकी सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस होती है। फिर LPCB में हमें इसके हाइफे दिखते हैं जिसके ब्रॉड होते हैं और इसमें कोई भी ऐसे करके एसेप्टेड नहीं है, मतलब ये ब्रॉड एसेप्टेड हाइफे होते हैं जो हमें LPCB बाउंड में दिखेगा, ये चीज़ होगी, ठीक है। इसमें देखो ये वूली कॉलोनीज, वाइट वूली कॉलोनीज, वूली हमारी राइजोपस म्यूकोर की होगी और ब्लैक सॉल्ट एंड पेपरी हमारी राइजोपस की होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राइजोइड, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसके पास यूनिक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड म्यूकोरमाइकोसिस में जो अलग से दिखता है। तो अगला हमारा टॉपिक है एस्परजिलोसिस, ठीक है। एक हमने कर ली न्यूमोसिस ज़ीरोविकाई,
फिर हमने जाइगोमाइकोसिस कर ली। जाइगोमाइकोसिस में हमने म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा की, बस हमने राइजोपस का एक पॉइंट ही बोला कि इसकी सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस है, यहाँ पे वो की वजह से लिफ्टर है, ठीक है। एस्परजिलोसिस की बात करें तो एस्परजिलोसिस में हमारी फ्यूमिगेटस, फ्लेवस और नाइगर 3 है, फ्लेवस, फ्यूमिगेटस और नाइगर। और इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि एस्परजिलोसिस हमारी सेम बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में होती है, बेसिकली जो डिके कर रहे होते हैं प्लांट्स उनमें होती है। तो इन्हेलेशन के थ्रू हमारा इसके जो स्पोर्स है वो अंदर जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स वो है ऑपर्चुनिस्टिक है ना, तो जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे है, हमारा न्यूट्रोपीनिया है जिसमें, ठीक है, जिसमें COPD है, उन केसेस में ज़्यादा होगा। तो ये लंग्स में जाके पल्मोनरी एस्परजिलोसिस करेगा। और हमारे और भी एस्परजिलोसिस करते हैं जैसे साइनोसाइटिस, ग्रेनुलोमाटा, ये इतना मत याद करो, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है, इसके लैब डायग्नोसिस में ये हमने इसमें भी सेम वही KH माउंट किया। इसमें नैरो सेप्टेट हाइलिन हाइफी है। अगर तुम्हें कोरमाइकोसिस जो जाइगोमाइकोसिस याद हो तो वहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था A सेप्टेट हाइफी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमने याद रखना है, इसके सेप्टेट हाइलिन हाइफी है और नैरो है, वहाँ पे हमने बोला था ब्रॉड है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो तुमने याद रखना है। वहाँ पे A सेप्टेट और ब्रॉड था, यहाँ पे सेप्टेट और नैरो हाइफी है। ये देखो, अगर इसे और जूम करके देखो तो यहाँ पे बीच में सेप्टे होंगे, तो यहाँ पे नहीं दिख रहे। कल्चर में LPCB में यहाँ पे भी कल्चर किया, तो वहाँ जब हमने LPCB में कल्चर किया था तो हमें यूनिक फीचर क्या दिख रहा था कि ब्रॉड A सेप्टेट हाइफे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट, यहाँ पे नैरो सेप्टेट हाइफे दिखेंगे। इसके अलावा हमें क्या दिखेंगे, देखो हाइलिन सेप्टेट हाइफे दिख रहे हैं नैरो। इसके अलावा हमें क्या दिखेंगे, फ्रॉम द वेसिकल्स जो है प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, जिसको हम फाइलाइड्स और स्टर्ग्यूमेटा बोलते हैं। मेट्यूल, ये देखो, ये हमारा वेसिकल है और कोनिडोफोर है। तो इसमें से ये जो निकल रही हैं, ये वेसिकल्स में से ये फाइलाइड्स हैं। तो इसमें हमें फाइलाइड्स दिखती हैं, जिसको हम स्टर्ग्यूमेटा भी बोलते हैं। और जो पहली रो होती है, देखो इसमें ये पहली रो है, फिर उसके ऊपर और रो है, तो जो पहली रो है उसको हम बोलते हैं मेट्यूले। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहिए, फाइलाइड्स और स्टर्ग्यूमेटा फिर मेट्यूले। तो ये हमारा कल्चर का हो गया। इसकी अलग अलग अपीयरेंस होती है, एस्परजिलस की, फ्लेविस की, फ्यूमिगेटस की, फ्लेवस की, निगर की, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, इसकी इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा आ गया पेंसिलोसिस। पेंसिलोसिस का और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ये याद रखना, पेंसिलस मैनैफी है जो कि हमारी डायमॉर्फिक फंगस है। तो डायमॉर्फिक फंगस है जो हमारे वॉर्ड्स के साथ रिलेटेड है। और एक इसमें अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो अपीयरेंस है, तो इसमें हमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दिखती है, इसकी ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दिखती है। और इसकी जो फ्लास्क शेप्ड फाइलाइड्स होते हैं विच बेयर चेन ऑफ कोनिडिया, जिसकी हमारी कोनिडिया की चेन होती है। मेन इसमें याद रखना है, इसमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होती है। LPCB माउंट में जब हमने देखा तो ये भी सेप्टेट हाइफे है। तो ये होगी हमारी। अब अगली हमारी आ गई क्रिप्टोकोकस। अब हम करने वाले हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। इस पे भी केस आ सकता है अलग से। तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, जिस पे नोट आ सकता है। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की हमारी पैथोजेनेसिस क्या है कि बेसिकली ये हमारी इनहेल होती है, इनहेलेशन की वजह से हमारी एरोसोल की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। तो जब इनहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर गई तो इसकी पैथोजेनेसिस एक बार मैं तुम्हें अलग से समझाती हूँ, जैसे पहले समझाई थी उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, जो हमारा पैथोजेनेसिस है उसमें क्या है कि पेशेंट हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, HIV है, क्योंकि ये भी अपॉर्चुनिस्टिक एक तरह की इन्फेक्शन है, ठीक है। तो जो हमारी पीजन की ड्रॉपिंग्स हैं उससे हमारा ये इनहेल हुआ, इनहेलेशन होने के बाद हमारा लंग्स में गया और लंग्स में इसने पल्मोनरी इन्फेक्शन की, लंग्स में जाके इसने पल्मोनरी इन्फेक्शन की और डिसेमिनेट कर गया ब्लड के थ्रू, ठीक है। और फिर ये ब्लड ब्रेन बैरियर में पहुंचा और CNS में जाके हमारा मेनिंजाइटिस कर दिया। तो लंग्स पे भी कर रहा है हमारा इफेक्ट और मेनिंजाइटिस भी करता है। तो पीजन ड्रॉपिंग से पहले इनहेल हुआ, इनहेल होकर लंग में जाके उसने निमोनिया किया, पल्मोनरी इन्फेक्शन, फिर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके CNS में जाके इसने मेनिंजाइटिस की,
ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं दी, तो बस इसकी जो तुम्हें मैंने बताई है वो याद कर लो। उसके बाद हमारा ये CNS में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, ये माइग्रेट कर सकता है। अब देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, ये तो CNS के बैरियर को यहाँ तो खुद क्रॉस कर लेता है, यहाँ क्या करता है मैक्रोफेजिस के अंदर बैठ जाता है और मैक्रोफेजिस इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो जब ये मैक्रोफेजिस को घोड़ा बना के उस पर लेके जाता है खुद को दूसरी साइड, तो उस टाइम पे इसको हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं कि एज अ ट्रोजन हॉर्स मैक्रोफेजिस ने काम किया और क्रिप्टोकोकस को दूसरी साइड ले गया, ठीक है। अब इसमें वायरुलेंस फैक्टर क्या है कि ये हमारा कैप्सुलेटेड होती है, तो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल हमारा वायरुलेंस फैक्टर है। फिर हमारा मेलानिन जो ये सिक्रीट करता है वो, फिर हमारा फॉस्फोलाइपेज और यूरिएज एंजाइम। तो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, मेलानिन, फॉस्फोलाइपेज और यूरिएज। रिस्क फैक्टर्स क्या है कि अगर HIV है बंदे को, जब CD4 काउंट बहुत कम है तो उसको क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, हमारी पल्मोनरी क्रिप्टोकोकस हो जाएगी, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकती है, ठीक है, एक तो लंग्स वाला हो गया, और अगर ब्रेन में चला गया तो मेनिंजाइटिस हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ गया इसका लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस हम नेगेटिव स्टेनिंग से करते हैं। नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है, हमने बैकग्राउंड को स्टेन कर दिया, ऑर्गेनिज्म को स्टेन नहीं किया। तो बैकग्राउंड स्टेन करने की वजह से हमें ये कैप्सूल अलग से दिख रहे होंगे चमकते हुए, तो हमें ये करने की वजह से हमारे जो कैप्सूल है उसके अराउंड क्लियर स्पेस दिख रही होगी, राउंड बडिंग ये सेल दिख रहा होगा ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट। तो इसमें जो स्टेन है वो कौन सी यूज़ होती है, इंडिया इंक, और दूसरी हमारी होती है निग्रोसिन स्टेन, ये दोनों यूज़ होती हैं, ठीक है। तो कैप्सूल हमारे में बी ट्वाइस एज थिक एज द डायमीटर ऑफ ईच सेल, तो कैप्सूल हमें दिख रहे होते हैं। उसके बाद हमारी ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव राउंड बडिंग ये सेल दिखेगा। म्यूकरमिन स्टेन करेंगे, म्यूकरमिन स्टेन कर सकते हैं। फिर हम मासोन फॉन्टेना स्टेन कर सकते हैं, मेलानिन धाना इसमें उसको दिखाने के लिए, और एल्शियन ब्लू भी कर सकते हैं। एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं इसमें, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैप्सूल है। तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट में हम लोग कैप्सूल की पॉलीसेकेराइड को एज अ एंटीजन यूज़ करते हैं, और एग्लूटिनेशन में हमें पता है जो एंटीजन है वो इंसोल्युबल होती है, और हमारा ऑप्टिमम प्रेशर टेम्परेचर में हम लोग एंटीजन को रिएक्ट करवाते हैं एंटीबॉडी के साथ। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब क्रिप्टोकोकस है। दूसरा हमारा टेस्ट है लेटरल फ्लो एसे। तो लेटरल फ्लो एसे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है जो बेड साइड ऑफ पेशेंट पे करते हैं। इस एक वेल में हमने एंटीजन डालनी है, दूसरे में हमारे पास एंटीबॉडीज़ पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट के सैंपल में अगर एंटीजन हुई तो वो यहाँ पे बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगी। फिर यहाँ पे हमारी दो लाइंस होती हैं, एक टेस्ट लाइन होती है, एक कंट्रोल लाइन होती है, जिसपे हमारी इन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट IgM एंटीबॉडीज़ हमने एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ लगा रखी होती है। तो कंट्रोल में हमारी जोन सी भी एंटीजन एंटीबॉडी बनेगी वो सारी यहाँ पे कंबाइन होगी, और इसमें जो सिर्फ टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगी वो कंबाइन होगी। तो बेसिकली ये हमारा लेटरल फ्लो टेस्ट है जो बेड साइड ऑफ पेशेंट पे किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसमें हमने बोला लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट किया, कल्चर्स हम कर रहे हैं, और ये कल्चर हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारा निगर सीड एगार और बर्ड सीड एगार पे अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारी ब्राउन कलर्ड कॉलोनीज होती है। तो ये हमारा क्रिप्टोकोकस हो गया। फिर अगला हमारा है जो नेक्स्ट टॉपिक हमने क्रिप्टोकोकस वाला कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं माइकोटॉक्सिकोसिस। अब अगला टॉपिक है हमारा माइकोटॉक्सिकोसिस। तो माइकोटॉक्सिकोसिस जो है इस पे भी नोट आ जाता है। तो माइकोटॉक्सिकोसिस को समझते हैं। माइकोटॉक्सिकोसिस में दो चीज़ें हैं, एक तो माइकोटॉक्सिकोसिस, एक होता है माइसेटिज्म। माइकोटॉक्सिकोसिस होता है जब हमने कुछ खाया कंजप्शन की फूड की, और बेसिकली हमने फंगस खाई जैसे मशरूम वगैरह, और उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज़ हुए, और टॉक्सिन्स की वजह से हमारे जो है सिम्टम्स आए। दूसरा हमारा होता है माइसेटिज्म, जिसमें हमने वो मशरूम खाने की वजह से जो फंजाई फ्लैशी वाली हमने खाई है उस फ्लैशी फंजाई की वजह से ही सिम्टम्स आए, ठीक है। तो माइकोटॉक्सिकोसिस देखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन जो है हमारा किससे प्रोड्यूस होता है, एस्परजिलस फ्लेवर से। एस्परजिलस फ्लेवर से प्रोड्यूस होता है।
जो हमारा होता है नट और मेज के अंदर, ठीक है। और इससे हमारे लिवर रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस, रे सिंड्रोम, ठीक है। फिर अफ्लाटॉक्सिन हो गया। दूसरा हमारा होता है फिमोनिसिन्स। फिमोनिसिन्स हमारा फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्म से होता है। मुझे पता है नाम बहुत गंदे गंदे और मैं भी बहुत वेट तरह से ले रही हूँ, पर जो भी है जैसे भी है याद करने पड़ेंगे। उसके बाद ये हमारा मेज होता है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उस पर क्वेश्चन आ रखा है माइकोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, 2 साल आ रखा है। तो माइकोटॉक्सिकोसिस में हमारा अफ्लाटॉक्सिन हो गया। फिर हमारा होता है फ्यूमोनिसिन जो हमारा मेज में है, जो फुसेरियम मोनोलिफॉर्म से होता है। फिर हमारा आ गया ट्राइकोथिकन्स हमारा जो है ये भी फुसेरियम से ही होता है, पर उसकी स्पीशीज अलग हो जाती है। तो ट्राइकोथिकन्स, फ्यूमोनिसिन। फिर हमारा आ गया ओक्राटॉक्सिन। तो ओक्राटॉक्सिन हमारी एस्परजिलस ओक्रेसिस की वजह से होता है, जो हमारा सीरियल्स और ब्रेड में होता है। फिर हमारा है साइक्लोपियानोइक एसिड, जो एस्परजिलस फ्लेविस में ही है, और ये हमारा ग्राउंडनट और कॉर्न में है। फिर हमारा है जियलिनोन्स, जो हमारा फुसेरिफम की वजह से और व्हीट और राइस में है। तो देखो हमारा सबसे पहले है, हम साथ साथ में कॉजेटिव एजेंट्स याद करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा है अफ्लाटॉक्सिन हमारा किसकी वजह से हो रहा है, एस्परजिलस फ्लेविस। और एस्परजिलस फ्लेविस हमने बेसिकली इसमें मेज़ याद रख लो, मेज़ खाने की वजह से हुआ। अगर नट्स भी याद रहते तो वो भी कर लो। और लिवर रिलेटेड सारे सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। अब दूसरा एस्परजिलस फ्लेविस का हमारा क्या था, साइक्लोपायनजोइक एसिड, अफ्लाटॉक्सिक और फिर साइक्लोपायनजोइक एसिड, ठीक है। अब मेज़ के बाद मेज़ होता है भुट्टा, तो भुट्टे में से कॉर्न्स निकलते हैं, कॉर्न हो गया। तो कॉर्न की वजह से इसको हम बोलते हैं कुडाऊ पॉइजनिंग, तो कुडाऊ पॉइजनिंग होगी, ठीक है। और इसमें साथ में अफ्लाटॉक्सिन भी होता है कहीं के बार। फिर हमारा अगला आ गया ओक्राटॉक्सिन, ये हमारा एस्परजिलस ओकरेस की वजह से होता है, और ये सीरियल्स में होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाल्कन एंडेमिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। फिर हमारा ओक्राटॉक्सिन हो गया। फिर हमारे फुजेरियम वाले 3, फुजेरियम, फ्यूमोनिसिन, ट्राइकोथिकन्स और जेलिनोन्स। फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्म ये मेज में होता है, फ्यूजेरियम ग्रामिनेरम और फिर ग्रामिनेरम जो हमारा मेज़ में तो मेज़ हमारा 4 में है, इन दोनों में बस मेज़ नहीं है, ये याद रखना। ओक्राटॉक्सिन में और साइक्लोपेंजोइक एसिड में बस मेज़ नहीं है, ठीक है। और इसमें हमारा जो फ्यूमिनोसिन्स है वो हमारे क्या कर रहे हैं, जो है पल्मोनरी एडिमा और ल्यूकोइंसेफ्लोमाइलेशिया कर रहे हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें याद करने पड़ेगा। और ये येलो रेन याद रख लेना, वहाँ पे हमारा क्या यूज़ हुआ था, ट्राइकोथिकन्स। तो ये 2-3 बार पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे आगे माइसेटिज्म, जो हमारा फूड खाने की वजह से हुए थे। उसमें क्लेविसेप्स परप्यूरा खाने की वजह से, एमेंशिया खाने की वजह से, हमारा मशरूम्स है, उस वजह से हमारे अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस होते हैं। देखो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी माइकोलॉजी कवर कर ली, तो अब जनरल माइकोलॉजी का भी मैंने सोचा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। देखो जनरल माइकोलॉजी में हमारी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके बारे में करेंगे। इसके अलावा हमने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जो PYQ में आ रखे हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग लैब डायग्नोसिस इन जनरल देखेंगे, सबका स्पेसिफिक वाला देख लिया है। और हम लोगों ने ट्रीटमेंट थोड़ा सा देखेंगे एंटी फंगल ड्रग्स पे, उस पर भी नोट आ जाता है कहीं के बार। और इसके अलावा हमने जो सुपरफिशियल माइकोसिस है वो हमने पढ़ लिया है, सबकुटेनियस माइकोसिस पढ़ लिया है, सिस्टमिक पढ़ लिया है, जिसको डीप और एंडेमिक भी बोलते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ऑपर्चुनिस्टिक हम कर चुके हैं। अदर में हमने माइकोटॉक्सिकोसिस करी है, तो थोड़ी सी मुश्किल है, उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन। पंजाई की क्लासिफिकेशन पे भी नोट आ रखा है। तो इसको हमने क्लासीफाई किया है यीस्ट में, यीस्ट लाइक और मोल्ड, और हमारी डायमॉर्फिक फंजाई। अब हमारी यीस्ट होती है, देखो जो यीस्ट होती है ना, ये एक ओवल सेल है, उससे ये एसेक्सुअल स्पोर बनाता है, बडिंग के थ्रू ये ग्रो करता है, ठीक है। तो जो हमारा यीस्ट है वो एसेक्सुअल ऐसे स्पोर्स बना के
बडिंग के थ्रू इवेंचुअली ग्रो करता है और बाद में हमारा पेरेंट से ऐसे सेपरेट हो जाता है। तो इसमें हमारी 2 एग्जाम्पल है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस और सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस ये भी अलग से मैं तुम्हें कराऊंगी क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा आ गया सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। फिर हमारा आ गया यीस्ट लाइक। यीस्ट लाइक में हमारी मेनली कैंडिडा आती है जो यीस्ट नहीं है पर यीस्ट लाइक दिखती है। देखो इसमें ऐसे बड बना पर ये सेपरेट नहीं होता है, इसके साथ ही ऐसे और बनने लग जाते हैं तो सॉसेज टाइप अपीयरेंस हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि कैंडिडा में दिखते हैं और इसमें सूडो हाइफे होते हैं। तो ये एक लौती है पूरी जिसमें सूडो हाइफे दिखते हैं, जिसे हम ग्राम स्टेन में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ होगी जो इम्पोर्टेंट तुमने याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे आगे मोल्ड। मोल्ड होते हैं हमारे हाइफे, तो ये सेप्टेड भी हो सकते हैं, ए सेप्टेड भी हो सकते हैं। तो सेप्टेड मतलब ऐसे इसमें सेप्टा बने हुए हैं प्रॉपर, ठीक है। तो सेप्टेड और ए सेप्टेड हाइफा में जो हाइफा जब ग्रो हो जाते हैं तो बहुत सारे हाइफे मिलके हमारे क्या बनाते हैं, माइसीलियम, ठीक है। तो माइसीलियम अब ऊपर ऐसे हवा में भी हो सकता है या नीचे ग्राउंड में भी हो सकता है। तो एरियल माइसीलियम और वेजिटेटिव माइसीलियम 2 तरह के माइसीलियम होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारी क्या है, एस्परजिलस, पेंसिलम, राइजोपस और मिकोर। जब हम करेंगे ना तो हम देखेंगे जो एस्परजिलसिस है ना उसमें द इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है एस्परजिलस का, कि उसमें सेप्टेट हाइफा होता है, ठीक है। और जाइगोमाइकोसिस में राइजोपस और मिक्यूर आते हैं और इसमें ए सेप्टेट है। तो इसमें बस याद रखो ए के साथ ए नहीं आ रहा, ठीक है। फिर हमारे आगे डायमॉर्फिक फंजाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी अलग से नोट आता है। ये सारी हमारी डीप सिस्टमिक माइकोसिस हैं, ठीक है। डायमॉर्फिक मतलब जो 2 टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर तो 2 टेम्परेचर में 2 अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो हमारा मोल्ड की फॉर्म में होगा, और अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो यीस्ट की फॉर्म ले लेगा। तो उसमें कौन सी एग्जांपल आती है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, जबकि इसमें कैप्सूल नहीं होता। फिर ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियोडोसिस, पैराकोक्सीडोसिस और स्पोरोथ्रिक्स श्रैंकाई। तो ये हमारी इसकी क्लासिफिकेशन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी नोट आ जाता है। देखो इसमें आ भी रखे है, क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ रखे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो इसको याद कर लो, ठीक है। तो हमारे ये वाले सारे पॉइंट्स हो गए। अब जनरल लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं कि अगर हमें बाय चांस भूल गया तो हम जनरल क्या लिख सकते हैं। देखो जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट करने हैं वो 3 स्पेसिमेन है, या स्किन होगा या हेयर होगा या नेल होगा। उन तीनों में से कोई एक सैंपल होगा, स्किन, हेयर, नेल। और इसमें से हम लोग जो नेल है वो पूरा लेना है, उसको कट करके नहीं लेना, और हेयर भी पूरा प्लग करना है, उसको आगे से कट नहीं करना, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी में अगर हम बात करें तो क्रिप्टोकोकस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये CNS में मेनिंजाइटिस करता है, तो उसमें हमने CSF लेना है। तो माइक्रोस्कोपी में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, KOH माउंट करना है सब में। KOH का काम है 10% KOH लेना है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्या काम है इसका, KOH जो है हमारा जो कैरेटिन है स्किन में, कैरेटिन को डिज़ोल्व करता है। अब जो हमारा स्किन है, नेल है और हमारे हेयर्स हैं, उन सब में हमारा बहुत सारा कैरेटिन होता है, तो हमारी फंगस दिखती नहीं है नॉर्मली। तो इसलिए हम लोग KOH माउंट करते हैं। तो नॉर्मली 10% KOH करते हैं, बट अगर नेल्स है तो उसके लिए हम लोग यूजुअली ज़्यादा भी यूज़ कर लेते हैं। अगर फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो कैरेटिन को ख़त्म करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। फिर हम ग्लिसरॉल डालते हैं, ड्राइंग एजेंट, और इसके अलावा DMSO डालते हैं। फिर हमारा एक अलग पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो है कि हमने जो एक चीज़ याद रखनी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली, बट जो हमारा फंगल सैंपल जब हम देख रहे हैं उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम हाइफे को देख रहे हैं, हाइफे को हम कोलेजन फाइबर्स के साथ, कॉटन फाइबर्स के साथ या नॉर्मल हेयर्स के साथ कंफ्यूज ना करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जो आगे का डायग्नोसिस अब हमने कर रखा है, ग्राम स्टेनिंग हमने पहले की है, 2 जानों के लिए होती है, कैंडिडा के लिए जिसमें हमें सूडो हाइफे दिखते हैं, सूडो हाइफे ग्राम पॉजिटिव यीस्ट दिखती है हमें। फिर क्रिप्टोकोकस के लिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका जो क्रिप्टोकोकस है इसमें हम लोग नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं यूज़। आगे इंडिया इंक और नेग्रोसिन करेंगे, जिससे कैप्सूल जो है हमारा अलग से स्टेन होगा और बैकग्राउंड हमारा पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन जनरल सारा कुछ आ गया। फिर हमारा आ गया कैल्कोफ्लोर स्टेन। तो ये हम लोगों ने सेलुलोज और काइटिन से बाइंड करके काफ़ी सारे टेस्ट में यूज़ करी थी। फिर उसके बाद हमारी आगे आ गई हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन।
कैल्कोफ्लोर, सेलुलोस और काइटिन वाला। जो हमारी हिस्टोपैथोलॉजिकल है उसमें पीरियोडिक एसिड शार्प स्टेन जो पिंक दिखती है जिसमें फंजाई, और फिर हमारी घुमोरी मिथामिन स्टेन, घुमोरी मिथामिन स्टेन हमने यूज़ की थी। तो उसके बाद अगला हमारा आ जाता है म्यूकरमिन स्टेन और मैंसोन फेटोनिन स्टेन। फिर LPCB आ गया, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, जिसमें हमारा लैक्टिक एसिड मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है। फिनोल हमारा डिसइंफेक्टेंट है, ग्लिसरॉल ड्राइंग को प्रिवेंट करता है, और कॉटन ब्लू हमारा ब्लू कलर देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए LPCB क्या होता है। हम अलग अलग मीडियाज़ पे LPCB करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिनोल डिसइंफेक्टेंट, लैक्टिक एसिड हमारी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है, ग्लिसरॉल ड्राइंग एजेंट है, और कॉटन ब्लू ब्लू कलर देता है। कल्चर में STA करेंगे, उसमें पेप्टोन 1%, डेक्सट्रोज 4% और pH हमने 5.6 डाली है, ठीक है। फिर हमारा आ गया न्यूट्रल STA, उसको हम एमोन्स मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। न्यूट्रल STA में बस जो ऊपर पेप्टोन, डेक्सट्रोज और 4% डेक्सट्रोज था और pH 5.6 थी, वो इमोन्स मॉडिफिकेशन में चेंज हो जाती है। इसमें हमारी जो पेप्टोन है उसकी जगह नियोपेप्टोन डालते हैं 1%, और उसके बाद डेक्सट्रोज हमारी 4 की जगह 2% डालते हैं, और pH हमने बढ़ा के 7.2 डाल दी। फिर हमारी कॉर्न मील एगार और राइस स्टार्च एगार। कॉर्न मील हमने कैंडिडा में पढ़ी थी, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन क्रिप्टो और हिस्टो में पढ़ी थी, नाइगर सीड और बर्ड सीड क्रिप्टो में पढ़ी थी, क्रोम हमारी कैंडिडा में। तो ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ गए, ऐसे कल्चर की आइडेंटिफिकेशन भी आ गई। तो ये सारा इन जनरल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कल्चर में हमने माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस को कंपेयर करा है। तो ये चीज़ होगी, तुम लोग इसको थोड़ा सा बुक से रीड कर सकते हो। तो आगे हम इसके बाद पैरासाइटोलॉजी करने वाले हैं। हमने इसको इन जनरल कर लिया कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पैरासाइटोलॉजी ऐसे पूरी कवर करेंगे।